So yesterday we covered some of the topics जो कि सिर्फ लॉन्चिंग से रिलेटेड था। तो एक बात हमें पता चली कि EC2 इज़ अ सर्वर। तो ये क्या करने वाला है, दिस इज गोइंग टू डू सम प्रोसेसिंग। नाउ एसेंशियली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग, स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। तो लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ आवर लैपटॉप। होम मशीन का कंसिडर करो। सो व्हेन यू थिंक अबाउट होम मशीन्स, व्हाट यू हैव इज you are having certain specifications. हम रैम, CPU एंड स्टोरेज देखते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी लुक आउट फॉर। नाउ एसेंशियली EC2 के अंदर रैम एंड CPU इज अ कॉम्बिनेशन, सो यू डोंट सिलेक्ट देम सेपरेटली। ऑलराइट, व्हेन वी गो टू GCP में अलग अलग सिलेक्ट होता है। तो GCP में अगर यू वांट कि मुझे 4 GB का रैम चाहिए और 4 GB के रैम के साथ में कोई 2 भी CPU यूज़ करूँगा, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं 4 भी CPU यूज़ करूँगा, तो वो हमको करने देते हैं एज वी वांट। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर दे आर प्री डिफाइंड इंस्टेंस टाइप्स। तो इंस्टेंस टाइप में हमने सेग्रीगेशन भी देखा था, और इनका अगर तुम टर्मिनोलॉजी देखोगे डिस्क्राइब करने का, देन इट इज सिंपल। ऑलराइट, तो ये और T2 माइक्रो। तो ये कैसा चलता है, पहले तुम्हारे पास T2 नैनो है, फिर माइक्रो है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है, फिर यू हैव एक्स्ट्रा लार्ज, देन यू हैव 2x लार्ज, और ये ऐसा कंटिन्यू होता है। फिर ये 4x लार्ज होता है, फिर मेटल होता है। सो द बेस्ट टाइप देयर इज रेफर्ड एज डॉट मेटल। तो कुछ भी अगर है तो M4 डॉट मेटल इज बेस्ट, M5 डॉट मेटल इज बेस्ट, ऐसा। तो T2 सिग्निफाई करता है जनरल पर्पस को। टी वाले जो है वो जनरल पर्पस में आ रहे हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज C से इनिशिएट होते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज M से इनिशिएट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंस टाइप तुम्हारे पास में ये सेग्रीगेशन है। व्हाट इज द इंस्टेंस टाइप दैट यू आर गोइंग टू यूज? जस्ट अ सेकेंड, इंटरप्शंस। तो ये इंस्टेंस का टाइप हमारा पहले, मतलब दिस इज अ मैपिंग इन योर ब्रेन। तो तुम कंसिडर कर सकते हो कि अगर कोई इंस्टेंस है, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स। तो इसीलिए वी नीड टू हैव दीज कीवर्ड्स कि ये इसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये वाला टाइप हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स जनरल स्पीकिंग पर्पज में ये आता है। नाउ वी हैव मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कि हमको आर्किटेक्चर बनाना है, वी नीड टू डिजाइन द प्रोजेक्ट थोरोफली। तो उस वक्त हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो इफ़ यू आर कन्वर्सेटिंग विद समवन एंड इफ़ यू आर सेइंग कि वी वांट सर्टेन टाइप ऑफ स्टोरेज, सामने वाला अगर रिक्वायरमेंट देता है, देन यू आर नॉट सपोज टू गिव देम द एग्जैक्ट स्टोरेज टाइप और द एग्जैक्ट EC2 टाइप, बट यू आर सपोज टू गिव देम एन आइडिया कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि आई नीड बिग डेटा प्रोसेसिंग, देन यू आर सपोज टू अटर द वर्ड कंप्यूट ऑप्टिमाइज। उतना रिक्वायरमेंट है, सच एज गो थ्रू इट। और उसका एक्चुअली एक एक्रोनिम है। तो अगर वो एक्रोनिम सर्च करोगे, अब जिसके उसके दिमाग को, किसी को हिंदी एक्रोनिम अच्छा लगेगा, किसी को इंग्लिश लगेगा। सो यू कैन जस्ट गो देयर, यू कैन लुक फॉर द एक्रोनिम, और उसके हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा कि वहाँ पर उसे याद में कैसे रखना है सारे इंस्टेंस टाइप को। सो विद द इंस्टेंस टाइप एंड अलॉन्ग विद द इंस्टेंस टाइप, उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसका जो स्पेशलाइजेशन है, वो हम याद रख सकते हैं। तो आईओप्स वाला, कंप्यूट ऑप्टिमाइज वाला, उसका एक 9 या 11 टाइप्स है वो। तो 11 टाइप्स का तुम्हें वो एक एक्रोनिम मिलेगा, तो तुम उसको समराइज भी कर सकते हो फॉर द फर्दर पर्पजेस। तो अब ये EC2 के साथ में कल हमें एक सर्विस देखना था, दैट वाज इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या है। सो अगेन वी गो टू द AWS वेबसाइट। दिस इज योर फुल फॉर्म एंड दिस इज योर सर्विस। तो ये जो ब्लॉक है, दिस इज द कीवर्ड हियर। तो हमने S3 पढ़ा है, S3 वॉज स्टोरेज, दिस इज प्रीटी मच नोन टू एवरीवन। और जो EBS है, EBS भी एक स्टोरेज है, दिस इज वेल नोन टू यू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज S3 जो है ये ब्लॉब स्टोरेज है, और EBS जो है ये ब्लॉक स्टोरेज है। तो ब्लॉब और ब्लॉक, इन दोनों में फर्क है। ब्लॉक किसे बोला जाता है? व्हेन यू हैव मेमोरी मैपिंग इनटू इट। ऑलराइट, when you are supposed to have file systems, when you are supposed to have file hierarchy,
तो तुम ब्लॉक यूज करते हो स्टोरेज. एंड व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग लाइक दैट, यू जस्ट वांट टू स्टोर द फाइल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो तुम ब्लॉब यूज करते हो. ऑलराइट, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज. तो ईबीएस के अंदर इफ़ यू सी ईबीएस, अब ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि तुम ईबीएस विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और उबंटू के लिए ही और सेंटोस के लिए ही. इफ़ यू गो टू इंस्टेंसेस एंड इफ़ यू सिलेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, अल्टीमेटली चौथी स्टेप के अंदर तुम्हें ईबीएस मिलने वाला है. So what's happening is you are going to add storage at this step, irrespective of the operating system you select. अब ये हमको सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू द फाइल सिस्टम, अगर तुम्हें विंडोज़ यूज़ करना है तो तुम्हें NTFS लगता है. अगर तुम्हें उबंटू यूज़ करना है तो तुम्हें ext4 लगता है, राइट. अगर तुम्हें सेंटोस यूज़ करना है तुम ext3 या ext4 यूज़ कर सकते हो. तुम्हारा जो बूट लोडर होता है सिस्टम का, ये बूट लोडर स्वैप पार्टीशन यूज़ करता है, उसका अलग बनता है. एक रूट रिजर्व स्पेस करके होता है अपने स्टोरेज के अंदर, वो भी अलग होता है. तो ये क्या कर रहे हैं, ये फाइल सिस्टम है. अल्टीमेटली व्हाट यू डू इज, तुम 500 जीबी का हार्ड ड्राइव आता है तुम्हारे लैपटॉप के साथ में, लेकिन अगर विंडोज़ इंस्टॉल करोगे ना तो NTFS के अलॉन्ग साइड ये 2-3 पार्टीशन बनते हैं. तो वो पार्टीशन मतलब एक सेपरेट फाइल सिस्टम है. अगर तुम उबंटू इंस्टॉल करोगे उसके अलॉन्ग साइड कुछ पार्टीशन बनते हैं. तो उबंटू ext4 पे चल रहा है, लेकिन उबंटू का जो बूट लोडर है वो स्वैप फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा है. ऑलराइट, सो इट्स क्रिएटिंग समथिंग ऑफ इट्स ओन, क्योंकि उसका बिहेवियर अलग होगा. ऑलराइट, बिहेवियर के हिसाब से ये फाइल सिस्टम कैटेगराइज हो जाते हैं. देन यू हैव FAT32. FAT32 इज मैक्सिमम यूज्ड इनटू पोर्टेबल स्टोरेज. तो अगर तुम्हारे पास PDs वगैरह है तो उसको FAT32 प्रेफर किया जाता है, क्योंकि FAT32 कंपैटिबल है एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज. सो व्हाट आर दीज आर फाइल सिस्टम टाइप्स. तो इसी तरह से हमारे पास में जो S3 था वो स्टोरेज ब्लॉक कर रहा था. नाउ वन थिंग इफ यू नोटिस देयर इज, S3 क्या कर रहा था, यू आर हैविंग ग्लोबल नेम स्पेस. अब ये ग्लोबल नेम स्पेस सुनने में ऐसा लगता है कि हमको समझ गया, बट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट. ऑलराइट, सो इमेजिन अ डेटा सेंटर. एक डेटा सेंटर है, उसके अंदर स्टोरेज है. स्टोरेज वी डोंट नो, S3 बोल रहा है कि अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हो. सो इमेजिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टोरेज दैट यू कैन. नाउ दैट स्टोरेज इज एक्टिंग ऑन द सेम लेवल. तो इसका मतलब तुम ग्रास्प नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने वो सिस्टम कभी इंटरैक्ट नहीं किया है उसके साथ में. हमने इंटरैक्ट कौन सी सिस्टम के साथ किया है, फोल्डर वाली. फोल्डर बनता है, उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने वीडियो रखा, वहाँ पर हमने एप्लीकेशन रखा, वहाँ पर हमने गेम रखा. तो ये स्टोरेज वाला सिस्टम है, और ये स्टोरेज की सिस्टम में हायरार्की यूज होता है. नाउ इमेजिन अ सिस्टम जिसके अंदर हायरार्की ही नहीं है. ऑलराइट, is everyone having the is everyone having the problem, or only Govind is having the problem? Seems like only you are having the problem, Govind. Alright, so what's happening here is तुम hierarchy में खेल रहे हो always. Alright, okay. Alright, let me know if it's comfortable now. Okay, so what's happening is हम फाइल फोल्डर्स बना रहे हैं. फाइल फोल्डर्स के अंदर हमने वो पॉइंटर वाली बात भी देखी थी कि मेटा डेटा होता है हर फाइल का, तो वो पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड होता है कि ये रैम के लेवल पर कहाँ पर स्टोर्ड है. नाउ इन दिस ऑल सिचुएशन ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर बिहेवियर करेगा, क्योंकि सिस्टम को भी पता है कि अगर XYZ फाइल आई नीड टू एक्सेस, वेयर शुड आई गो. नाउ इमेजिन अ स्पेस जहाँ पर सब कुछ एक ही ग्राउंड के ऊपर रखा है खुले में. ऑलराइट, दैट इज ग्लोबल नेम स्पेस, क्योंकि यहाँ पर लिटरली देयर इज नो फाइल सिस्टम. ऑलराइट, इनका जो स्टोरेज है वो फाइल सिस्टम ग्रांट ही नहीं करता, देयर इज नो फाइल हायरार्की. तो S3 का अगर URL देखोगे तो S3 के URL में क्या होता है, वो जो बकेट नेम है और बकेट के अंदर जो तुम फोल्डर बना रहे हो ना, दैट इज़ फॉर योर सेग्रीगेशन. S3 में अगर हम जाते हैं और S3 के अंदर जाने के बाद में अगर तुमने फोल्डर्स बनाए होंगे सर्विस के अंदर, सो यू नो कि जब हम फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर के अंदर
what we get is a URL. So let's say I go here, तो मुझे इसके अंदर मैंने ये 4 फ़ोल्डर्स बना के रखे हैं, तो ये फ़ोल्डर्स मेरे सेग्रीगेशन के लिए। दिस इज़ मेकिंग नो डिफरेंस इनटू द S3 नेमस्पेस। S3 इनको सबको अलोंग साइड ही स्टोर कर रहा है। बस S3 ने क्या किया, S3 को एक बात समझ गई कि ये जो कंसेप्ट है दिस इज़ नॉट ग्रास्पेबल टू द रेगुलर माइंड्स। ऑलराइट, क्योंकि सब लोग जो है वो फाइल हायरार्की के साथ खेल रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज नॉट, दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प दिस कंसेप्ट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फोल्डर का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन बनाया। सो दिस इज जस्ट एब्स्ट्रैक्शन। और ये एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, ये तुम्हारे फाइल के यूआरएल को बस बढ़ा देता है। तो क्या होगा कि तुम ऑसम एनालिटिक्स में अगर मैं 1700 फाइल रखूंगा तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे फाइल मिलेगी नहीं। ऑन द क्लिक ऑफ द पॉइंटर मुझे फाइल मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यहाँ पर स्टोर कर दिया और मैं नहीं रख सकता उतना मैपिंग। लेकिन मैं मैपिंग कैसा कर सकता हूँ, मैं 5-10 फोल्डर बना दूंगा, हर एक फोल्डर के अंदर और एक रेलिवेंट फोल्डर, क्योंकि मैं भी वैसे ही करते आ रहा हूँ, हम सब लोग वैसे ही करते आ रहे हैं पहले से। सो दैट्स वाई दे हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हायरार्की नहीं होती, this is working on the same plane. But when you go to EBS follows a file hierarchy. इस फाइल हायरार्की के साथ जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है फाइल सिस्टम। क्योंकि फाइल हायरार्की अगर फॉलो करना है तो हायरार्की के नेविगेशन के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर एफएस चाहिए, दैट इज फाइल सिस्टम। अगर उबंटू का नेविगेशन करना है यू नीड ext4, अगर विंडोज़ का नेविगेशन करना है यू नीड NTFS, क्योंकि उसके सिवा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होती नहीं है। ऑलराइट, बेसिकली अब ये दोनों FAT32 अगर तुम PD अटैच करते हो तो दोनों फाइल सिस्टम FAT32 रीड करेगा, पेन ड्राइव को दोनों रीड करेंगे। लेकिन ये दोनों FAT32 पे क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिपेंडिंग अपॉन दैट फाइल सिस्टम। तो जब हम लॉन्च इंस्टेंस में जाते हैं, लेट सपोज हम 2012 ले लिया, वी सिलेक्ट दिस एंड वी गो हियर, लेट्स कीप इट एज इट इज। तो यहाँ पे स्टोरेज देखो ये रूट चेंज हो गया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन ऐड वॉल्यूम, ये यहाँ पर EBS इज द ओनली ऑप्शन। सो इट डजेंट मैटर whether I am launching an Windows instance और Ubuntu instance, मेरा जो सोर्स है वो स्टोरेज का सोर्स EBS होने वाला है। सो व्हाट डज EBS एक्चुअली डू हियर इज, तुम्हारा जो स्टोरेज है ना वो स्टोरेज के अंदर से, अब अपना कंसेप्ट थोड़ा सा जम्बल्ड है, हम स्टोरेज को सिर्फ स्टोरेज समझते हैं, लेकिन स्टोरेज के अंदर 2 टाइप होते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव bootable space and you have disk space। तो इनमें का डिफरेंस क्या होता है, देखो विंडोज़ अगर तुम्हारे पास होगा तो विंडोज़ के अंदर वो एक सी ड्राइव होती है अपने पास में, वो सी ड्राइव इज़ योर बूटेबल स्पेस। तो उसका क्या होता है, उसका जब वो इंस्टॉल करता है ना, अगर तुमने इंस्टॉल किया होगा तो तुम्हें पता होगा, अदरवाइज तुम जिसके पास भी गए थे उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टोरेज ना यहाँ पे असाइन कर दिया। तो उसने 30 GB 50 GB उसके हिसाब से असाइन कर दिया होता है। और उसको अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें एक तरह का फोल्डर मिलेगा, इट्स कॉल्ड एज प्रोग्राम फाइल्स। तो ये भर के पड़ा होता है उसके अंदर। और ये सी ड्राइव ऐसा है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वी नेवर प्ले विद सी ड्राइव। तो हम सी ड्राइव में कभी फाइल्स रखते भी नहीं, कॉपी वगैरह भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको फाइल फोल्डर की आदत है, और सी ड्राइव के अंदर उसके डिफ़ॉल्ट फाइल फोल्डर होता है बहुत सारे, तो हम उधर कुछ करते नहीं। फिर वॉट वी डू इज डी ड्राइव, बाकी के ड्राइव के साथ हम खेलते हैं। सो एक्चुअली दैट सी ड्राइव इज योर बूटेबल स्पेस, और जो बाकी स्पेस बचा वो डिस्क स्पेस है तुम्हारा। तो ये डिस्क स्पेस जो है यहाँ पर अपन सारा स्टोरेज करते हैं। इट डजेंट मीन कि हम सी ड्राइव पे स्टोरेज कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन इफ़ द सिस्टम रिक्वायर्स मोर स्टोरेज वो अपने को नोटिफिकेशन देता है, सिस्टम स्लो होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये बूटेबल स्पेस है, यहाँ पे रैम में जो एप्लीकेशन चलने वाले हैं उनकी डिपेंडेंसी होती है। तो ये बूटेबल स्पेस अलग होता है, लेकिन क्योंकि वी आर द एंड यूजर्स अप टू दिस पॉइंट तो हमको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सो व्हेन यू गो हियर, यहाँ पे भी उन्होंने एक लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन रखा है, तो वो तुम्हें डिस्क स्पेस और बूटेबल स्पेस सेपरेट पूछ नहीं रहे। उन्होंने क्या क्या किया, उनको पता है कि ये अगर विंडोज़ 2012 है तो इसको 10 GB 12 GB कुछ तो अमाउंट ऑफ मेमोरी लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मेमोरी था उसके एडिशन में थोड़ा सा मेमोरी ऐड कर दिया और वो डिफ़ॉल्ट रख दिया यहाँ पे। तो जब तुम उबंटू लॉन्च करते हो वो यहाँ पर 8 GB लेता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है 2 GB के अंदर उबंटू का पूरा बूटेबल स्पेस आ जाएगा,
बाकी जो स्पेस बचेगा दैट विल बी यूज फॉर स्टोरेज बाय द पर्सन हु इज यूटिलाइजिंग दिस। सो उबंटू के अंदर 6 GB ऑफ स्टोरेज, it's a lot. All right, you can store applications there, you can store your files there, और हम करने की ही क्या वाले, we are going to script there, we are going to do automation, तो obviously we are not going to store photos and videos there, तो 8 GB is a lot. Now if you consider this scenario, यहाँ पे उन्होंने 30 कर दिया क्योंकि उनको पता है विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ये यहाँ पे हो गया. देन यू कम टू वॉल्यूम टाइप. तो वॉल्यूम टाइप के अंदर नाउ रिमेंबर दिस, यहाँ पे 3 टाइप है. ऑलराइट, आगे जाके हमें 5 टाइप भी दिखेंगे. तो ये 3 टाइप दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, और इन 3 में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है. तो जनरल पर्पस है, प्रोविजन है, आईओप्स और मैग्नेटिक. तो इनका हायरार्की कैसा है? सबसे भद्दे लेवल पर आता है मैग्नेटिक. ऑलराइट, बिकॉज मैग्नेटिक इज नॉट हाई परफॉर्मेंस थिंग. मैग्नेटिक के अंदर तुम्हें अगर डेटा स्टोर करना है और स्लोली भी रीड हो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्लो रीड, देन यू गो फॉर मैग्नेटिक. देन इफ़ यू वांट द नेचुरल सिनेरियो, तो वो जनरल पर्पस में आता है जो कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं. एंड देन यू हैव प्रोविजन आईओप्स. तो यहाँ पे यू गेट द बूस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. तो प्रोविजन आईओप्स के अंदर वो जो बूस्टेड परफॉर्मेंस होता है, ये क्यों रिक्वायर्ड है? जब तुम्हारा सिस्टम हैवी इनपुट आउटपुट के ऊपर काम कर रहा है. आईओप्स का मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड. तो इफ यू वांट टू यूज, इफ यू वांट टू जस्ट रॉ स्टोरेज चाहिए तुमको, और तुम्हें ये रॉ स्टोरेज के अंदर विथ नो time constraint, then what you are going to use is magnetic standard. Now if you want, if you know nothing about this, alright, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई स्पेस क्या है, स्टोरेज क्या है, तुम्हें बस बेसिक पता है, तुम्हें कभी मतलब तुमने इन चीज़ों में घुस के सोचा नहीं, तुमको पता नहीं आर्किटेक्चरल लेवल, तो यू यूज जनरल पर्पस. जनरल पर्पस के अंदर वेब सर्वर बनाना है, यू वांट टू होस्ट एन एप्लीकेशन, वेबसाइट बनानी है, या फिर ऐसा कुछ जनरल चीज़ें कुछ भी कर सकते हो. ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक वेबसाइट के लिए तुम्हें आईओप्स लगेगा, एप्लीकेशन के लिए अलग लगेगा, कुछ ज़रूरत नहीं. यहाँ पे आराम से वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और उसको चला सकते हो, एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, उसको चला सकते हो. नथिंग इज गेटिंग यू डाउन हियर विद द जनरल पर्पस सिस्टम. एंड देन यू हैव प्रोविजन आईओप्स. तो प्रोविजन आईओप्स क्या दे रहा है तुम्हें? हाई इनपुट आउटपुट काउंट ऑन पर सेकेंड बेसिस. तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी समझो तुम्हें एक एप्लीकेशन टेस्ट करना है, तो तुम नया नया AWS सीखे और तुम्हारे पास में मोबाइल है, तो तुम क्या करते हो? मोबाइल से कॉन्फ़िगर करते हो अ सिस्टम जो कि सिग्नल भेजे, और तुम्हें अभी IoT का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो तुम्हें IOPS लगेगा. क्योंकि बेसिकली व्हाट IoT इज गोइंग टू डू इज हर सेकेंड को वो डेटा का पिंग भेजेगा. ऑलराइट, इवन इफ द सिस्टम इज नॉट सेंडिंग द सिग्नल, वो एटलीस्ट पिंग भेज के अपना जो कनेक्शन है ना उसको स्टेबल रखता है. तो ये फ़र्क है. अब अगर देखो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टर्मिनल, राइट? तो उबंटू के अंदर ये टर्मिनल आता है, और इस टर्मिनल से उबंटू के ऊपर एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके देखो AWS के ऊपर, और इस टर्मिनल से कनेक्ट करो. तो ये टर्मिनल क्या होता है? ये टर्मिनल बंद हो जाता है, डेड हो जाता है कुछ देर में. ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूस पिंग नहीं भेजता. कंटिन्यूस पिंग ना भेजने की वजह से ये सिस्टम डाउन हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है. और उसी की जगह पर ये जो सिक्योर शेल हम यूज़ कर रहे हैं, ये सिक्योर शेल का एक्सटेंशन क्या करता है? कंटिन्यूसली कनेक्शन डायलॉग के ऊपर पिंग भेजते रहता है, तो ये कभी डेड नहीं होता. इफ़ यू लिव इट ऑन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद भी आओगे, तुरंत अगर LS मारोगे तो वो तुरंत तुम्हें इन्फो देगा, नो नीड ऑफ रिकनेक्टिंग. यहाँ पे वैसा नहीं होता. तो बेसिक चीज़ है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उससे बात ही नहीं कर रहे, मैसेज ही नहीं कर रहे, सो डेज पास, मंथ्स पास, और बाद में क्या होता है? 1-2 साल के बाद वी गेट डिस्कनेक्टेड. सो दैट्स द थिंग हियर. बस यहाँ पर ऐसा है कि दिस इज नेटवर्क. तो नेटवर्क के लिए 1 साल 2 दिन इतना ज़रूरी नहीं होता. नेटवर्क के लिए 5 मिनट का डिले इज़ गुड इनफ. 5 मिनट अगर कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, AWS क्या करता है? पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, बिकॉज AWS डज नॉट वांट ओपन स्निफिंग. तो वो इनविजिबिलिटी AWS को मेंटेन करनी है. बेसिकली सारी चीज़ें कैसी होती है? हैकर जो होता है, हैकर बस बात करता है. ऑलराइट, सो हैकर जस्ट टॉक्स, और जिसने सुन लिया और उसको जवाब दे दिया, उसका सिस्टम हैक होता है. तो अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन पोर्ट ओपन है, तो इसका मतलब क्या है? हैकर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर लाइन ऑन है,
तो हैकर आएगा और हैकर कुछ बोलेगा, और अगर तुम्हारा सिक्योरिटी ऑन नहीं है तो हैकर से मशीन भी बात कर लेता है, क्योंकि हैकर को कौन सी लैंग्वेज आती है, हैकर नोज द मशीन लैंग्वेज। सो ही स्पीक्स इन टू मशीन लैंग्वेज और मशीन उसको रिस्पॉन्ड कर देती है, क्योंकि मशीन को थोड़ी अच्छे बुरे आदमी का डिफरेंस पता है, मशीन इज मशीन। अभी ये मेरा लैपटॉप है, इसे पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। इफ आई जस्ट टाइप एल एस ईयर, वो एल एस का रिस्पॉन्स देगा। इफ आई टाइप एम के डी आर, वो एम के डी आर का रिस्पॉन्स देगा। अगर मैं कुछ लिखता हूँ जिबरिश, तो वो वैसे का वैसा टाइप कर देगा। इट डज नॉट नो कि वो क्या कर रहा है। इट जस्ट नोज वन थिंग कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने का है। तो सिमिलरली हैकर भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस होता है, और उस चीज़ को ब्लॉक करने की वजह से वो जो कनेक्शन है वो तुरंत, अगर तुम्हारा सस्टेन नहीं रहता कनेक्शन, तो सस्टेनेंस ना रहा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वो, एंड इट विल आस्क यू टू रिकनेक्ट। तो इफ वी गो हियर, यहाँ पे दो और चीज़ें हैं। एक देखो थ्रूपुट एमबीज पर यहाँ पर लिखा है, ऑलराइट। तो ये यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें अगर इसका फ़ायदा उठाना है, थ्रूपुट्स अगर तुम्हें उठाने हैं, तो तुम्हें जो वॉल्यूम टाइप है वो भी अलग लेना पड़ेगा, ऑलराइट। ओके, सो व्हाट वी वांट हियर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्टेंस, तभी ये हमें यूज़ करते आएगा। सो इट्स टेलिंग अस कि स्ट्रीमिंग ऑप्टिमाइज्ड वॉल्यूम तुम्हें चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम का टाइप वो अपने को बता रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके साथ यहाँ पर सारे क्लॉजेस है, तो वो क्लॉजेस हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सो नाउ इन द जनरल सिनेरियो ये हमें चाहिए नहीं, तो थ्रूपुट एवरेज हमेशा एन ही रहेगा हमारा, हम इसको कभी बूस्ट करते ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर प्रोविजन आयोस भी लेते हो ना, देखो आयोस को तुम कन्फिगर कर पाओगे अगर तुम इसको बदलते हो, लेकिन थ्रूपुट एमबीज नो, नॉट सो। तो यहाँ पर कोई भी ले लो तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वॉल्यूम टाइप ही अलग लगता है। देन यू हैव दिस इंपॉर्टेंट थिंग, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो हमने क्या किया था, हमने EC2 लॉन्च किया और हमने EC2 डिलीट किया। So I mentioned this yesterday also. Whenever you are deploying some instances, whenever you are deploying certain resources into the console, one of the important things is जितना deploy करना ज़रूरी है उतना ही release करना भी ज़रूरी है। So you need to know cleanup कैसे करना है। If you do not know cleanup कैसे करना है, तो वो अपने ऊपर dependency बन जाती है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो चलता रहेगा और इनकर होते रहेंगे तुम्हें चार्जेस। तो ईबीएस को हमने डिलीट करने का सीखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मशीन लॉन्च होगा और ये मशीन, जब मशीन बंद होगा तब मशीन के साथ में ये स्टोरेज भी बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो कि तुम्हें बैकअप लेना है सिस्टम का, तो तुम क्या करोगे, डिलीट ऑन टर्मिनेशन को ऑफ कर दोगे, दैट्स इट। तो अगर इसे ऑफ कर दिया ना, तो अपना स्टोरेज वैसा का वैसा रहता है, अपना वॉल्यूम, इंस्टेंस बंद हो जाता है, वॉल्यूम वैसा का वैसा रहेगा।
देन फाइनली यू हैव एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन इज तुम्हारा जो स्टोरेज वहाँ पर असाइन होगा ईपीएस का, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एडब्ल्यूएस सिक्योर्ड। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वहाँ के ऊपर भी तुम्हारा कुछ और एनक्रिप्शन तुम्हारा कंपनी का इनपुट हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। सो ये पर्सनल लेवल पे नहीं चलता, बट ऑन कंपनीज लेवल उनके रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सो दे विल गिव यू केएमएस अथॉरिटी। तो केएमएस क्या होता है? केएमएस इज की मैनेजमेंट सर्विस। तो इस सर्विस के अंदर तुम जो अपने कीज़ है वो की स्टोर करके रख सकते हो, और इन कीज़ को तुम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन यस्टरडे कि भाई हम रूट पासवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बोला था कि उसमें पूरा एड्रेस करेंगे। तो एक्चुअली देखो, द थिंग इज हमने क्या किया था, एसएसएच का प्रोटोकॉल यूज़ किया था। तो एसएसएच का होता है सिक्योर्ड शेल, करेक्ट। तो ये सिक्योर तुम्हारा ऑथेंटिसिटी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। इसको सिक्योर बोलने के पीछे एक रीज़न है। इसका ना कीपेयर का सिस्टम चलता है। तो कीपेयर के सिस्टम में क्या होता है, यू हैव अ पब्लिक की एंड यू हैव अ प्राइवेट की। तो बेसिकली क्या है, हमें अब तक हमने सुना है कि भाई ताला होता है और चाबी होती है, तो हमें वो सिस्टम पता है ताले और चाबी का। लेकिन हमें ये वाला सिस्टम नहीं पता जो दोनों तरफ से की चलेगी। ऑलराइट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों साइड को की है। तो ये दोनों साइड की क्या करती है, ये दोनों साइड की दोनों तरफ से एक लॉक का काम करेगी और एक की का काम करेगी। तो लॉक और की का काम कैसे करेंगे, देखो लेट सपोज यू गो टू अ शॉप। तो अगर शॉप को जाते हो, वो शॉप बंद है, तो अपने को ताला दिखता है या चाबी दिखती है? सो व्हाट वी सी इज अ लॉक। इसका मतलब है पब्लिक को जो चीज़ दिखती है वो होती है लॉक। सो बेसिकली यहाँ पर भी जो पब्लिक की है दैट इज द लॉक। तो पब्लिक की कहाँ पर स्टोर होगी, पब्लिक की स्टोर होगी एडब्ल्यूएस के पास। ताला तो भाई शॉप ओनर लगाएगा ना, तो पब्लिक की एडब्ल्यूएस लगाता है, इसीलिए वो उस पर स्टोर्ड होती है। जब भी तुम इंस्टेंस लॉन्च करते हो, एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस को पता है कि भाई इसने एक कीपेयर बनाया है, और इसने कीपेयर का नाम क्या रखा है, इसने कीपेयर का नाम रखा लेक्सस। तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया, लेक्सस के दो पार्ट बना दिए, एक पब्लिक एक प्राइवेट। और ये जो पब्लिक प्राइवेट है ना, ये पार्ट कैसे बने, ये पार्ट बने एक एल्गोरिदम से। तो एक एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम कीज बनाता है। ऑलराइट। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी यू वांट टू यूज। तो देखो, अगर इतना भी सर्च मारोगे, अरे भाई ये तो शॉर्ट में चला गया। जैसे स्मार्टनेस ऑफ गूगल, मैंने एसएसएच बस वहाँ पर डाला, जैसे ही आई हिट स्पेस उसने एप्लीकेशन को एक्सेस कर लिया। ऑलराइट। सो यू कैन एक्सेस एप्लीकेशंस फ्रॉम सर्च बार ऑल्सो। अरे यार ये फिर से वही करेगा। तो यहाँ पर अगर सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अल्गोरिदम्स है। ऑलराइट। तो हिस्टोरिकली पीपल हैव बीन यूजिंग दिस एल्गोरिदम्स। तो ये एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, ये एक फॉर्मेट में कीपैड जनरेट करते हैं। देखो की, ये कमांड का नाम है, तो कमांड क्या है, कीजन, मतलब की जनरेट करेगा वो। तो वो की जनरेट करता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एंड देन दिस इज द थिंग वी वांट टू सी। ये ऐसा होता है वो। ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा की जनरेट हो चुका है। तो की जनरेट, लेट्स जनरेट द कीज आफ्टर सम टाइम। तो एक मैं इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ, इस इंस्टेंस के ऊपर की जनरेट करके देख लेंगे, तो तुम्हें वो पता चल जाएगा कि दोनों कीज कैसे होते हैं। तो वो बेसिकली अल्फा न्यूमरिक जनरेशन करता है, और उसके अंदर रेगेक्स भी अलाउड होता है, मतलब वो सिंबल्स भी लेगा। सो स्लैश प्लस माइनस ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम यू सिलेक्ट। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल हुआ भाई। लेट्स से कि तुम्हारे पास एक पासवर्ड है, पासवर्ड है P89 इक्वल्स इक्वल्स 146, ये ऐसा पासवर्ड है तुम्हारा। और एक पासवर्ड है तुम्हारा ऐसा कुछ भी चल रहा है, चलते ही जा रहा है ये बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा है। तो इनमें से सिक्योर्ड कौन सा रहेगा? तो बेसिकली द थिंग इज, ये जो लंबा वाला तुम्हारा पासवर्ड है इतना बड़ा, ये सिक्योर्ड रहेगा। तो ये वही पासवर्ड का मैकेनिज्म है। ये हम बोल रहे हैं कि ये कीपेयर है, बट इट इज़ एक्चुअली द लॉक एंड की। तो एक चीज़ समझ गई कि ताला हमेशा पब्लिक को दिखता है, ताला लोगों को दिखता है।
तो लोगों को दिखाने वाली चीज़ AWS करेगा, वो ताला लगाएगा, तो वो पब्लिक की रखेगा। एंड देन द थिंग वी हैव इज़ प्राइवेट की, क्योंकि हमारे पास क्या है, चाबी है उस इंस्टेंस की, हमें उस इंस्टेंस को एक्सेस करना है, तो वी आर द ओनर ऑफ द EC2 इंस्टेंस, और उसका ओनर होने की वजह से हमारे पास में ये प्राइवेट की होती है। रिमेंबर दिस डिफरेंस। ऑलराइट, बच्चों को इंटरव्यू में ये चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है कि पब्लिक की अपलोड करनी है या प्राइवेट की अपलोड करनी है, तो इनमें डिफरेंस समझ लो, एकदम बेसिक है। ताला और चाबी याद में रखना है, ताला पब्लिक को दिखता है, चाबी कभी पब्लिक को दिखती नहीं। किसी दुकान पे जाते तो दुकान मालिक ऐसे चाबी बाहर लटका के रखता है क्या? नहीं, वो बाहर ताला लगा के रखेगा। जब वो आएगा, जेब में से चाबी निकालेगा, लॉक खोल लिया उसने, शटर ओपन हो गया, अब वो अंदर जाके बैठ गया। तो अगर ऑन है तो ऑन है, अगर ऑफ है तो सिक्योरिटी ताला बता रहा है तुम्हें, इतना ध्यान में रखो। और यहाँ पे जो है, शॉप ओनर EC2 है, सॉरी शॉप ओनर अपन है, EC2 क्योंकि शॉप है अपना। ऑलराइट, तो चाबी अपने पास है, और ये जो AWS है ये बस रखवालदार है, तो ये बस ताला बता रहा है तुमको। दैट इज द थिंग यू नीड टू कंसिडर हियर। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम चलता है, ये की पेयर पे चलता है, इसीलिए ये दोनों की होने की वजह से इसे की पेयर बोला जाता है। दो चीज़ को पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, सो दैट्स योर की पेयर, एंड देन इट्स बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम जनरली SHA-256 ऐसा यूज़ करते हैं। ऑलरेडी दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम SHA-256 वाला, तो ये जनरल है, कोई भी इसी को यूज़ करता है। देन यहाँ पर अगर तुम देखोगे KMS में, तो यहाँ पर तुम ऐसी की अपलोड कर सकते हो। तो ये जो की आती है ना, इसको हम नहीं जनरेट करते, इस की को जनरेट करके देती है अपने को कंपनी, क्योंकि वो लोग अलग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो SHA-256 नहीं यूज़ करेंगे। उनका जो भी कंप्लायंस रहेगा क्लाइंट के साथ में, उसके हिसाब से उनका एल्गोरिदम भी डिफाइंड होता है। ऑलराइट, सो एल्गोरिदम भी क्लाइंट डिफाइन करता है कौन सा यूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से ये बताते हैं। या तो फिर अगर तुम्हारा आर्किटेक्ट अगर बता देगा, तो आर्किटेक्ट के हिसाब से वो ऐड हो जाता है। नाउ लेट्स से कि तुम्हें और स्टोरेज चाहिए, सो व्हाट यू डू इज यू क्लिक ऑन ऐड वॉल्यूम हियर। तो अब ये तुम्हें ये इनमें से एक नाम चूज़ करने को बोलेगा। तो बेसिकली क्या है, पहला जो डिवाइस है वो कौन रहेगा? A, क्योंकि स्टार्टिंग A से होती है। तो यहाँ पे तुम्हें B से लेकर L तक ये मिल जाएंगे, इतने सारे तुम ऐड कर सकते हो। उसके बाद में इट इज़ गिविंग यू स्टोरेज, स्टोरेज कितना सिलेक्ट करना है तुम्हें। स्टोरेज के अंदर यू कैन गो अबाउट, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सा ही सिलेक्ट करना है। उसने 8 दिया क्योंकि वो मिनिमम है उबंटू वाले सिस्टम्स का, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। मिनिमम ये 8 बताता है, यहाँ पर मिनिमम 8 बता रहा है, ठीक है। अब देखना आगे जब हम स्टोरेज ऐड करेंगे ना, तो कुछ अलग बताएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, यहाँ पर तुम्हें स्नैपशॉट पूछ रहा है ये। तो स्नैपशॉट पर अपन अभी गए नहीं, तो इसको अपन स्किप कर देते। लेट्स जस्ट क्रिएट दिस, तो ऐड टैग करेंगे। यार ये बनने को टाइम लेगा, ओपन तो के ऊपर जाते। 2012 विंडोज़ वाला इंस्टेंस बूटअप होने को टाइम ले लेता है, 4-5 मिनट लगा देता है। सो वी डोंट वांट इट, हम उबंटू के साथ चले जाते हैं फिलहाल के लिए। That's your instance. Alright, your instance has been launched. सिक्योरिटी ग्रुप हर टाइम कॉन्फ़िगर करना। ऑलराइट, देयर इज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर 00 डाल सकते हो, बट डू नॉट डू दैट मिस्टेक। यहाँ पे किसी ने 00 डाल के रखा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इनपुट योर IP हियर। तो ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। 00 इज़ द वर्ल्ड वाइड एड्रेस, कोई भी एड्रेस कर सकता है वहाँ पे, कोई भी घुस सकता है तुम्हारे सिस्टम में। तो अब तुम किसी को रोक नहीं रहे सिस्टम के अंदर जाने से। तो इसी के लिए नाउ लुक आई विल शो यू द डेमो ऑफ, हमने डिस्कस किया ना पिंग के बारे में। तो ये कमांड है, ये कमांड क्या करेगा, उबंटू इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर लेट्स से तुम्हारे पास उबंटू का सिस्टम है और तुम्हें दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो तुम्हें ये SSH के एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। और बेसिकली इस कमांड को तुम अपने एंड्रॉयड के ऊपर भी लागू करके देख सकते हो।
सो व्हाट दिस कमांड स्टेट्स इज, ये सबसे पहले तो प्रोटोकॉल स्टेट कर रहा है, SSH, दिस इज द प्रोटोकॉल दैट इट इज गोइंग टू यूज टू कनेक्ट विद एन EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस कौन सा है? इट माइट बी Ubuntu, इट माइट बी CentOS, इट माइट बी Red Hat। POSIX कंप्लायंट सिस्टम के लिए SSH लगता है, Ubuntu के लिए नहीं। ऑलराइट, सो यू यूज SSH हियर। देन तुम्हें इसको बताना पड़ता है की पेयर। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे सिर्फ SSH बोलो, तो SSH के बाद में इसे क्या देना पड़ता है? नाम और पता। देखो अगर कहीं पे जाना है तो अपने को क्या लगता है? नाम और पता लगता है। तो ये है नाम अपने सिस्टम का, Ubuntu, एंड देन दिस इज द एड्रेस ऑफ योर सिस्टम। सिस्टम का एड्रेस सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेस होता है। देयर इज नो अदर वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टम्स इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड। नेटवर्क के हिसाब से देखोगे तो ग्लोबली IP एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एनी सिस्टम। तो अब इसने क्या किया, जब तुम बोले ना कि भाई इसके अंदर घुसने का अपने को, तो ये तुरंत से नेट पे गया और इसने इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के निकाला इस सिस्टम को। तो ये बोला कि हाँ ये सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन ये सिस्टम को मैं ट्रस्ट नहीं करता, दिस इज अ स्ट्रेंजर, शुड आई कनेक्ट विथ इट? तो इसने तुम्हें इसका SSH का फिंगरप्रिंट दिया है। लुक एट द प्रोटोकॉल हियर, SSH 256। तो इसने वो प्रोटोकॉल तुम्हें बताया कि इसका जो इंक्रिप्शन है वो SSH 256 से हुआ है और ये इसका फिंगरप्रिंट है। तो ये बोल रहा है कि भाई तेरे को कनेक्ट करने का है कि नहीं बता। तुम अगर यस बोलोगे, अब ये बोलेगा कि नहीं कनेक्ट कर सकता। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता? परमिशन डिनाइड पब्लिक की, वहाँ पे ताला लगा है। इफ यू वांट टू गो इनटू द सिस्टम तुम्हें चाबी देनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई हमारा जो कमांड था उसके अंदर हम चाबी देते हैं। तो चाबी देने का जो फ्लैग है वो है -i। तो -i का मतलब है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर तुम बोल रहे हो उसको कि ठीक है इसको चाबी लगेगी, तो जब ये चाबी मांगेगा ना तेरे को, तब तो इसको अलेक्सा को दे देना, तो अलेक्सा संभाल लेगी। सो यू आर टेलिंग दिस टू द सिस्टम। नाउ लेट मी सी कि अपने की पेयर को कौन सा है। आवर की पेयर इज लेक्सस। सो लेट्स गो हियर, एंटर करके देखो, इसका भी एरर मिलेगा आपने को। तो ये क्या बोल रहा है कि अलेक्सा भी सही की नहीं है, सही चाबी चाहिए। नाउ वी गो हियर एंड नाउ वी गिव द करेक्ट की पेयर। नाउ ये कनेक्ट हो गया। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, सिक्योरिटी देखो तीन जगह पर अप्लाई होती है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज होती है तुम्हारा ये इंक्रिप्शन काम कर रहा है, इंक्रिप्शन सबसे पहले काम कर रहा है, उसके बाद में काम कर रहा है तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप देख रहा है कि ट्रैफिक जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमने माई IP डाल दिया और अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप को डीप में नहीं देख रहे, सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्किंग में देखेंगे। तो इसीलिए जस्ट नो कि सिक्योरिटी ग्रुप पहले काम करता है क्योंकि वो नेटवर्क के लेवल पर है। उसके बाद में द थिंग दैट कम्स इज यूजर नेम एंड IP, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर इसकी जगह पर मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स एग्जिट दिस, अब पूरा कमांड सही है, लेट मी जस्ट मेक इट उबंटू का यू निकाल लिया मैंने। सो व्हाट इट इज टेलिंग मी अगेन इज भाई परमिशन डिनाइड। अब ये बता रहा है पब्लिक की, लेकिन ये उसी को समझेगा जो कि काम कर रहा है सिस्टम पे, कि एक्चुअली पब्लिक की तो सही है, इट इज स्टिल लेक्सस, लेकिन यूजर नेम गलत है, तो इसे वो भी अलाउड नहीं होता। ऑलराइट, एंड द फैक्ट इज इसने देखो एक बार जाके आया घर को, राइट, तो इसको मकान मालिक का नाम पता है, घर का एड्रेस पता है, घर का ताले की चाबी भी है इसके पास। ये मशीन एक बार जाके आया, बट मशीन इज डम। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मकान मालिक के नाम में एक मिस्टेक भी कर दिया तो वो कनेक्ट नहीं करता है। वो बोलेगा टू द पॉइंट आई नीड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन ओनली आई विल कनेक्ट विद द सिस्टम। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो ये ब्लैंक सिस्टम है, अब इसको छोड़ देते हैं, देखो ये डेड हो जाएगा कुछ देर से। तो यूजर नेम एंड IP इज योर अनदर सिक्योरिटी, एंड देन आता है तुम्हारा की पेयर। तो जब तक सारी चीज़ें करेक्ट नहीं होती ना, तुम कनेक्ट नहीं कर सकते उस सिस्टम के साथ में। तो ये एक मेथड है कनेक्ट करने का, और दूसरा मेथड हमने कल भी देखा था, यू कैन इनिशिएट दिस कनेक्शन। तो इस कनेक्शन के अंदर क्या है, यूज़र नेम और IP देना है, तो IP दे देते हैं उसको, और IP देने के बाद यहाँ पे तुम्हें की इंपोर्ट करके देनी पड़ती है। सो यू जस्ट इंपोर्ट द की एंड देन यू क्लिक ऑन एंटर, तो ये कनेक्ट हो जाता है। ये भी देखो, ये भी पूछ रहा है कि ये स्ट्रेंजर है, शुड आई कनेक्ट, यस। तो अब ये इसको कनेक्ट कर दिया।
ls, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखना थोड़ी देर के बाद ना ये डेड हो जाएगा। देखो एंटर कर रहा हूँ तो ये ले रहा है, एंटर करना बंद कर देगा वो कुछ देर से, लेकिन ये नहीं करेगा बिकॉज ये कंटिन्यूस उसके कांटेक्ट में रह रहा है। तो तुम्हारा सिक्योरिटी इतने जगह पे अप्लाई होता और तुम्हारा क्लियरेंस होगा ना इतना, तब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद तुम कनेक्ट कर पाओगे मशीन के साथ में। ये सिक्योरिटी अपना टाइट चाहिए, इसी के लिए हम कीपेयर यूज करते हैं। अब अगर तुम यहाँ पर जाओ, लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, 2012 सिलेक्ट करो, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड विदाउट अ कीपैड। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम कीपैड रखो, बट इट इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्यों है ये यहाँ पर बता रहा है, देखो तुमको यहाँ पे एक्चुअली हर एक कंसोल पे ना, अगर तुम सिर्फ कंसोल को पढ़ोगे तो AWS हैज रियली सिंप्लीफाइड द कंसोल। वो सारी चीज़ें तुमको बच्चे की तरह बता रहा है। ही इज ट्रीटिंग यू एज अ स्मॉल चाइल्ड। ये तुम्हें यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि ठीक है कीपैड चूज करना है तो क्यों चूज करना है। तो ये बोलेगा कि भाई कीपैड में क्या है, एक पब्लिक है जो AWS के पास रहेगी, एक प्राइवेट है जो तेरे पास रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, यू वोंट बिलीव, जो लड़के 6 महीने से क्लाउड सीख रहे थे उनको ये चीज़ समझ नहीं रहती। ऑलराइट, सो आई गो एट अ सर्टन प्लेस जहाँ पर मैं GCP पढ़ाता हूँ। ऑलराइट, सो आई डोंट टीच AWS देयर। उनका AWS का अलग ट्यूटर है, उनका 6 महीने का कोर्स होता है और उसके बाद में जस्ट टेक 1 वीक टू टीच देम GCP। तो उस 1 वीक के अंदर वन ऑफ द की थिंग्स इज, क्योंकि AWS उन्होंने सीखा है, तो भाई मैं एज्यूम करूंगा कि तुमको ये चीज़ें पता है, व्हाई शुड आई टेल यू द बेसिक थिंग्स। तो GCP के अंदर ये ऐसा भानगढ़ नहीं होता। ऑलराइट, GCP अलग तरह से चलता है, वो डेवलपर फोकस्ड है। ये अगर समझोगे और GCP में जाओगे तो पता चलेगा कि GCP सीखने को इतने इसके जितनी ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका फंक्शनैलिटी बहुत अलग है और वो बहुत टेक्निकल लोग यूज़ करते हैं। दैट्स वाई GCP का मार्केट में वर्कफोर्स नहीं है, क्योंकि उसको सीखने के लिए ही एफर्ट डालने पड़ते हैं बहुत सारे। इसको सीखने के लिए एफर्ट नहीं डालने पड़ते। इसको सीखने के लिए UI सिंप्लीफाइड है, बस पढ़ो, समझो, इंग्लिश आ गया तो AWS आ गया, नो बिग डील। तो ये होने के बाद में भी 6-6 महीने के बाद लोगों को ये नहीं पता रहता कि भाई पब्लिक की, मैंने उनको बोला कि भाई देखो क्या होता है AWS पे, पब्लिक की AWS स्टोर करता है, प्राइवेट अपन करते हैं। तो वो लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी कीपैड यूज़ नहीं किया, और हर एक के पास हर एक रीजन में कीपैड पड़े होंगे, बट दे डोंट नो द बेसिक्स। तो बेसिक्स पहले से क्लियर रखो अपने, बस ऐसा मत करो कि एग्जीक्यूशन करे जा रहे और फिर पता चलता है कि अरे ये तो यहाँ पे स्टक हो गया। जब तक बेसिक पता नहीं होगा उसको ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये तुम्हें सारी चीज़ें समझा के देगा। तो ये बोल रहा है कि भाई टुगेदर ये क्या कर रहे हैं, सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, विंडोज़ के लिए क्या लगेगा, प्राइवेट की लगेगा और पासवर्ड मिलेगा तुमको। लिनक्स के लिए क्या लगेगा, डायरेक्ट प्राइवेट की तुम्हें अलाउ करेगा। तो इसने तुम्हें यहाँ पर पूरी चीज़ लिख के दिया है। अगर तुम प्रोसीड विदाउट कीपेयर करते हो तो प्रोसीड विदाउट कीपेयर करने से उसको सिक्योरिटी नहीं रहती। वो तुमसे एक्नोलेजमेंट ले रहा है कि यू आर सेइंग कि तेरा इंस्टेंस बिना पासवर्ड के रहेगा या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से रहेगा। व्हेन यू चूज एग्जिस्टिंग कीपेयर, अभी वो बोल रहा है कि भाई तेरा जो पासवर्ड है वो लेक्सस पेन से अनलॉक होगा। सो द सिक्योरिटी दैट वी आर सिलेक्टिंग इज वॉलेंटियरी, लेकिन अपने लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी में तो खुले इंस्टेंस नहीं रखोगे। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस से ही प्रैक्टिस करो। सीख रहे हो तो सीखते वक्त ही अपना बेस्ट प्रैक्टिस रखो कुछ। देखो ना, दिस कम्युनिकेशन इज डेड। ऑलराइट, सो आई एम इनपुटिंग एंटर हियर, आई एम प्रेसिंग द कीज, नथिंग इज हैपनिंग। इफ आई गो हियर, दिस इज स्टिल लाइव, स्टिल सारा इनपुट ले रहा है, ये मर गया। दैट्स वाई अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे, अब ये एग्जिट भी नहीं होता। ऑलराइट, दिस इज सो डेड कि ये एग्जिट भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करोगे तो फॉलो द SSH एक्सटेंशन, क्योंकि ये मदद करता है। आगे जाकर स्क्रिप्ट बड़ी बड़ी हो जाती है और 2 एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम लगता है, तो तब अपना कम्युनिकेशन डेड नहीं होना चाहिए। सो नाउ दीज आर योर इंस्टेंसेस क्रिएटेड।
अभी लेट्स लॉन्च एन इंस्टेंस। एक्चुअली एक चीज़ करना भूल गए हम, 16.04 ही लॉन्च करेंगे, एवरीथिंग एज इट इज़ रखेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू अनटिक दिस डिलीट ऑन टर्मिनेशन। सो वी गो ऐड टैग्स। तो इसको जो तुम अनटिक करते हो ना, इसको एक वर्ड है, इट इज कॉल्ड एज पर्सिस्टेंट स्टोरेज। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सिस्टेंट? पर्सिस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो बाद में भी रहने वाली है, ऑलराइट, समथिंग दैट परसिस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज पर्सिस्टेंट स्टोरेज व्हेन यू अनटिक दिस। पर्सिस्टेंट क्यों? क्योंकि इंस्टेंस मर जाएगा लेकिन ये नहीं मरेगा, इसका जो स्टोरेज है वो वैसे ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पर्सिस्टेंट स्टोरेज। यू नीड टू लर्न दिस जार्गन। पूरी चीज़ जार्गन के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो डिलीट ऑन टर्मिनेशन पर अनटिक किया तो स्टोरेज रहता है। रहता है क्या? क्या मतलब? व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो अब आरडीपी को कनेक्ट करना भी सबको कल ही बता दिया था, सो आई डोंट नीड टू रिपीट द स्टेप्स अगेन। सिलेक्ट द की, डिक्रिप्ट कर लो, लेट्स गो टू आरडीपी। दिस इज विंडोज। सो नाउ वी आर इनटू द विंडोज मशीन। अब विंडोज मशीन में इसलिए कनेक्शन इनिशिएट किया मैंने क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू गो टू ईबीएस। तो ईबीएस में जाना है सबसे पहले वॉल्यूम्स को। नाउ लुक, वी आर हैविंग 3 वॉल्यूम्स हियर। सो यू आर persistent, वॉल्यूम का नाम हमेशा EC2 के नाम पे होता है। सो यू आर persistent, दैट इज द वॉल्यूम फॉर द थर्ड इंस्टेंस। दिस इज विंडोज, ये विंडोज वाला है। ubuntu ये फर्स्ट इंस्टेंस का वॉल्यूम है। सो लेट्स से आई गो हियर, आई सिलेक्ट ubuntu एंड persistence दोनों, और दोनों को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। सो इट्स टेलिंग कि भाई EBS वॉल्यूम का, अब ये मुझे मैसेज दे रहा है कि भाई डिलीट ऑन टर्मिनेशन ये ट्रू अगर नहीं है तो फिर ये वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा, इट विल नॉट बी टर्मिनेटेड। तो मैं बोला ठीक है, यू जस्ट गो अहेड विद द टर्मिनेशन। नाउ लेट्स गो टू वॉल्यूम्स। अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगा। सो नाउ द इंस्टेंस हैज बीन सेट इनटू द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। ये इंस्टेंस डिलीट हो गया ना, तो ये देखो अवेलेबल हो गया। दिस इंस्टेंस हैज स्टिल नॉट बी डिलीटेड। लेकिन इन दोनों में फर्क है, ये जो अवेलेबल है ना, ये अब वैनिश हो जाएगा। सो इट्स नो लॉन्गर देयर। वो पहले अवेलेबल हुआ, फिर वो डिलीट हो गया। दिस इज गोइंग टू परसिस्ट। ये अवेलेबल है, अवेलेबल क्यों है? नाउ दिस इज अवेलेबल टू बी अटैच टू अ डिफरेंट सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम को तुम अटैच कर सकते हो। सो नाउ लेट्स से तुम्हारा विंडोज ऑन है, तो अब इसको हम विंडोज को अटैच करते हैं। सो यू अटैच वॉल्यूम। तो ये अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद में ये तुम्हें पूछेगा इंस्टेंस सिलेक्ट कर, तो इंस्टेंस यहाँ पे आ गया। नाउ देर इज़ अ थिंग दैट्स हैपनिंग हियर कि देखो ये जो, अब तुम्हें ये एरर आ सकता है इसीलिए बता दे रहा हूँ। इंस्टेंसेस है, इंस्टेंस सारे के सारे देखो एपैक नॉर्थ ईस्ट 2C में रजिस्टर हुए, तो ये डेटा सेंटर इनका एक है, 2C ही है, इसीलिए ये इसको अटैच करने दे रहा है। अगर ये डेटा सेंटर अलग होता ना तो ये नहीं करने देता। लेट्स क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम। अब न्यू वॉल्यूम जब क्रिएट कर रहे हो, देखो यहाँ पर 5 दिख रहे हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर, वहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 5 है। वाई इज इट सो? यहाँ पे ये इनपुट हुआ है, देखो, कोल्ड HDD SC1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD ST1। तो अगर तुम्हें याद होगा, हमने थ्रूपुट MBs में क्लिक किया था, तो उसने हमको 2 इंस्टेंस के टाइप बताए थे वॉल्यूम के, ये वो वॉल्यूम के टाइप से, SC1 एंड ST1। सो इफ़ यू हैड द क्वेश्चन देन कि वो वॉल्यूम टाइप कहाँ से मिलेंगे, तो वो यहाँ से मिलते हैं। अब इसको अगर सिलेक्ट करते हो तो तुम्हें थ्रूपुट MBs मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये डेटा ओरिएंटेड दोनों है ड्राइव्स। देखो सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है कि SSD आर बेटर देन HDD। तो ये बेसिक चीज़ है कि ये दोनों जो है, ये दोनों HDD है। सो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला है, ऑलराइट। लेकिन ये डेटा ज़्यादा हैंडल कर सकता है, ये प्रोसेस कम करेगा लेकिन डेटा अच्छा ट्रांसफ़र करेगा। तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, ऑलराइट, नथिंग एल्स। बाकी SSD ही यूज़ हो रहा है। और अगर GCP में जाते हैं हम, तो वो तो HDD को यूज़ ही नहीं करते। तो लेट्स से तुम इसको सिलेक्ट करते हो,
इसको सिलेक्ट करने के बाद में नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस इज नो लॉन्गर एन ए, दिस इज 20 नाउ, वहाँ पे एन ए दिख रहा था, और ये 20 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेस लाइन 40 एम पर टीबी, ये तुमको स्पीड मिलेगा नेटवर्क के ऊपर। इसको लेट से 200, ये तुम्हें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई 500 जीबी से कम साइज नहीं लेगा, अगर थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एचडीडी लोगे तो कम से कम 500 जीबी लगेगा। तो इससे तुम्हें समझता है कि वो जो सिस्टम है तुम्हारे पास में जिसको तुम इंस्टॉल कर रहे हो हार्ड ड्राइव का, वो सिस्टम ओल्ड है। वो सिस्टम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने बोला यू वांट रॉ स्टोरेज, तो रॉ स्टोरेज चाहिए, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरेज है तुम्हारे पास में, तो लोग किसको यूज़ करते हैं, एच को। और इसका ये टेस्टिमोनियल है कि 500 जीबी से कम साइज़ ही नहीं रख सकते तुम। तो बेसिक चीज़ है कि 500 जीबी जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ पे लोग 4-4 टीबी के हार्ड ड्राइव से अटैच करके रखते होंगे उसको, और उनके ऊपर डेटा स्टोरेज करते होंगे। सो दिस इज़ दैट सिनेरियो। ऑलराइट, तो इसको तो हम करने नहीं वाले, लेट्स गो विद जेन पर्पस ओनली। तो जनरल पर्पस अपना अच्छा है भाई, 8 GB 5 GB कुछ भी हाँ बोलता है वो। अवेलेबिलिटी जोन 2A रखेंगे, लेट्स गिव अ नेम टू दिस, दिस इज योर एडिशनल वॉल्यूम, लेट्स क्रिएट दिस। वेट अ व्हाइल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वॉल्यूम। तो ये क्रिएट हो गया। नाउ वी गो टू एक्शंस, नाउ वी गो टू अटैच, यहाँ पे इंस्टेंस मिलेगा ही नहीं, तो ये तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इट विल टेल यू इंस्टेंस क्यों नहीं मिल रहा है, नो मैचिंग रनिंग और स्टॉप्ड इंस्टेंस, वो फाउंड इन द अवेलेबिलिटी जोन AP नॉर्थ ईस्ट 2A, क्योंकि हमने इसे 2A में लॉन्च किया और हमारा जो विंडोज़ है वो 2C में बैठा है, तो ये ऐड नहीं होगा किसी को। सो लेट्स गो टू परसिस्टेंट एक्शंस अटैच वॉल्यूम, ये 2C में है, विंडोज़ भी 2C में है, ऐड हो जाएगा। अब ये तुम्हें बोल रहा है कि ये ऐड कैसे कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई XVDF से लेकर XVDP तक तुम इसको नाम दे सकते हो, तो हमने बोला भाई ठीक है XVDF दे दे जो भी है। सो नाउ दिस इज बिंग अटैच टू द विंडोज़ मशीन, ये देखो ये इन यूज़ में आ रहा है, विद इन अ मिनट ये अटैच हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस हैज बीन अटैच। लेट्स गो टू विंडोज़, विंडोज़ के अंदर लेट्स गो टू डिस्क, दिख रहा है नीचे 8 GB, तो ये अभी ऐड हो चुका है, ये तुम्हारा ऊपर वाला स्टोरेज है। देखो 30 GB तुमने सिलेक्ट किया था ना, उसमें से 29.66 GB का NTFS बना है, इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम खा गया ये। ऑलराइट, ये विंडोज़ 2012 है, लेकिन रिमेंबर दैट दिस इज सर्वर। ऑलराइट, दिस इज नॉट योर विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप और विंडोज़ सर्वर के अंदर बहुत फ़र्क है, तो ये अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑलराइट, दिस माइट बी विंडोज़ लेकिन ये अलग विंडोज़ है। तो यहाँ पर अगर देखोगे इसने क्या किया, C ड्राइव के लिए इतनी जगह ले लिया और तुम्हारे स्टोरेज के लिए सिर्फ 350 MB है। इससे बेटर तो उबंटू था, वहाँ पे कम से कम 5 GB का स्टोरेज तो मिल रहा था, यहाँ पे यू हैव नो स्टोरेज। तो यहाँ पे एक तुम्हारा ड्राइव जो है ये बूट हो गया है, और ये बूट क्या हुआ है, ये हुआ है डिस्क 1। तो ये डिस्क 1 भी इसने प्राइमरी पार्टीशन में डाल दिया इसको, दिस इज नो लॉन्गर अलोकेटेड, तो इसको तुम डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर अलग ऑपरेशंस नहीं हो रहे। तो ये बाकी के ऑपरेशंस क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज दिस हैज़ नॉट बीन गिवन द एडमिन परमिशन। तो इसे तुम्हें पहले प्रॉपर माउंट करना पड़ता है। इसे माउंट का करने के लिए EC2 पे जाओगे, EC2 पे जाना और इसके माउंटिंग का प्रोसीजर देखना। तो विंडोज़ जिसको पता है वो विंडोज़ माउंट कर सकता है इसको, जिसको नहीं पता वो वहाँ पे जाके प्रोसीजर देखो, बिकॉज द सेम थिंग हैपन्स विथ उबंटू। उबंटू में जाओगे तो उबंटू में भी इंस्टेंस अटैच होना और उसको माउंट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। पेन ड्राइव सबको पता है, तो पेन ड्राइव को अगर तुम लगाते हो जैक के अंदर, तो पेन ड्राइव अंदर जाने के बाद में विंडोज़ क्या करता है, अपने को नोटिफिकेशन देता है। विंडोज़ नोटिफिकेशन क्या देता है, तुमको इस मीडिया को कैसे ओपन करना है। तो वो बोलता नहीं है कि ये पेन ड्राइव है, वो पूछता है तुमको कि इस मीडिया को कैसे ओपन करना है, फाइल फोल्डर देखना है, इसमें का प्रोग्राम रन करना है या क्या करना है तुम्हें। ये भी नहीं समझ रहा होगा तो मोबाइल का एग्जांपल लो, जब भी मोबाइल का USB कॉर्ड अटैच करते हो वो तुमको ऑप्शन देता है, चार्ज करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है, हॉटस्पॉट टीथरिंग करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू।
तो जब तुम वहाँ पर ट्रांसफ़र फाइल सिलेक्ट करते हो तो बैकएंड में वो माउंट होता है स्टोरेज। ऑलराइट, माउंट होना मतलब वो रीडेबल और राइटेबल परमिशन सिस्टम उसका ऑक्यूपाई करता है और उसके डेटा को रीड करता है। तो वो होता है तुम्हारा डेटा माउंटिंग। तो यही यहाँ पर तुम्हारा इंस्टेंस ऐड हो चुका है, इंस्टेंस के साथ में स्टोरेज ऐड हो चुका है, लेकिन माउंट तुम्हें करना पड़ेगा। तो नाउ माउंटिंग द सिस्टम इज ऑन योर स्किल ऑफ उबंटू एंड विंडोज। तो जो सिस्टम होगा उसकी तरह से तुम्हारा माउंट का जो प्रोसीजर है वो बदल जाएगा। लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंटेशन। ये माउंट एवरेस्ट पे चला गया। यहाँ पे यू गो, अब तुम उबंटू पे प्रैक्टिस करोगे या फिर नो दिस इज डेवॉप्स क्यू, यू गो टू दिस साइट docs.aws ऑफिशियल ही यूज़ करना। तो वॉट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम तुम सिलेक्ट करो उसके हिसाब से, अब ये लिनक्स के लिए है, ऐसा ही तुम्हें विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा। तो लिनक्स के लिए एक्चुअली प्रिटी मच सिंपल होता है, और लिनक्स का हम करने भी वाले क्योंकि हम उबंटू का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। तो उसके अंदर एवरीथिंग विल बी कमांड बेस्ड। तो ये कमांड्स भी हम उसमें कवर कर लेंगे कि अगर कोई सिस्टम है तो उसको माउंट कैसे करना है। तो बस देखो पूरा का पूरा गाइड लिखा है। ऑलराइट, यू डू नॉट इवन नीड टू लर्न दिस कमांड्स, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है दुनिया में जो जहाँ पर तुम क्लाउड के ऊपर काम करो तो वो तुम्हें बोले कि तो AWS का डॉक्स नहीं देख सकता। ऑलराइट, ये एब्सोल्युटली ट्रैश थिंकिंग है अपना, कि सारी चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो ये कॉलेज ने इम्बाइब कर दिया और अपन भी इसी को लेकर घूमते हैं कि नहीं नहीं मेरे को सब कुछ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त को याद है, उसको याद है, उसको करने दो। देखो बेसिकली उबंटू और बैश ये ऐसे सिस्टम है ना कि इसके अंदर मतलब गलत टर्मिनोलॉजी को लेके लोगों की पूरी करियर निकल गए, पूरी लाइफ निकल गई। ऑलराइट, लेकिन वो सक्सीड भी कर लिया, बिकॉज एवरीथिंग दैट मैटर्स इज तुमको सिस्टम पे काम करते आता है क्या। इफ़ यू कैन एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस यू आर गुड टू गो। बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें इंटरव्यू में अपने मॉक में भी कोई ये फालतू वाले कमांड्स नहीं पूछेगा। हाँ, तुम्हें क्या चीज़ पूछी जाएगी, लेट से कि तुम्हें अपना सिस्टम का करंट स्टेटस देखना है। करंट स्टेटस क्या होता है कि भाई तुम्हारा डिस्क का क्या है स्टेटस। तो ये LSBL के कमांड है। इतना भाई तुम्हें याद चाहिए, तुम्हें इतना बेसिक पता होना चाहिए कि अगर मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम का मुझे नेटवर्क कनेक्शन देखना है तो मैं कैसे देखूँ, मेरे सिस्टम के ऊपर अगर मुझे फाइल एडिट करना है तो वह मैं कैसे करूँ। सो द बेसिक ऑपरेशंस दैट आर इन्वॉल्व along with an operating system are everything that you need to know। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। सो दैट्स हाउ यू अटैच द वॉल्यूम। अब अटैच करने के बाद में एक्शंस पे जाना है, डिटैच द वॉल्यूम। तो यहाँ पर तुम डिटैच कर सकते हो, यस डिटैच, काम खत्म, ये निकल गया। तो हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को ऐड किया और हमने वॉल्यूम को निकाल दिया। तो पहले ये एडिशनल को डिलीट मार देता हूँ मैं। एंड नाउ लेट अस कंसिडर अ यूज केस। यूज केस क्या है, तुम्हारे पास एक 50 मशीन का क्लस्टर है। ये 50 मशीन तुम्हारा क्या कर रहा है, 2 टेराबाइट्स का डेटा प्रोसेस कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली 2 टेराबाइट्स ऑफ डेटा इज नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इनटू अ सिंगल साइकिल। So what you are doing is you have deployed a big data processing system। और ये बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है पता है क्या, मशीन देखता है अवेलेबल है क्या, इफ द मशीन इज अवेलेबल इट विल असाइन अ जॉब टू द मशीन, अ प्रोसेसिंग जॉब। तो प्रोसेसिंग कैसा होगा, लेट्स से कि तुम 5-5 GB के डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहे हो। नाउ लेट्स सपोज कि 50 मशीन है, 50 हर एक मशीन के अंदर 5-5 GB का डेटा है। तुम्हारी मशीन जो है वो डेटा प्रोसेस करने के लिए 40 मिनट्स लेती है। स्टडी द यूज केस सिनेरियो प्रॉपरली, क्योंकि यही बात तक काम आता है। तो 5 GB 40 मिनट में प्रोसेस होता है, और तुम्हारे जो इसमें के 10 मशीन है, वो 10 मशीन 30 मिनट काम करके, या फिर लेट से 40 मिनट काम करता है तो तुम्हारा मशीन 40 मिनट के बाद रिजल्ट जनरेट कर देता है, लेकिन 1 आवर के बाद तुम उसको पुश करते हो। तुमने ऐसा एक सिस्टम लिखा है जो 40 मिनट तक डेटा प्रोसेस करेगा और उसके 10 या 15 मिनट बाद उस डेटा को सेंड कर देगा S3 के अंदर। तो ये क्या करेगा, सेंड टू S3। अब मान लो कि तुम्हारे 10 मशीन 40 मिनट डेटा प्रोसेस करके 45 मिनट्स में बंद हो गए।
अब क्या हुआ पता है क्या, तुम्हारे 10 मशीन ने डेटा प्रोसेस किया है, 5-5 GB करके 50 GB का डेटा प्रोसेस हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वो इंस्टेंस हुआ टर्मिनेट, और वो इंस्टेंस टर्मिनेट होते वक्त उसका जो EBS था वो EBS भी उसके साथ बंद हो जाता है। तो अब तुम्हारे पास बैकअप नहीं है। उस बैकअप के लिए ये हमारा जो ऐड और डिटैच वाला फंडा है ना, ये चलता है। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना सिस्टम लोगे, सिस्टम के ऊपर डेटा प्रोसेस करोगे, उसको एक एक्सटर्नल वॉल्यूम अटैच करोगे 8 GB का, वॉल्यूम अटैच किया, माउंट किया, उधर की फाइल कॉपी करना, यहाँ पर स्टोर कर देना है, इसको डिटैच कर देना है। नाउ द थिंग इज डिलीट ऑन टर्मिनेशन और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला जो ऑप्शन है ये अप्लाई होता है रूट वॉल्यूम के ऊपर। रूट वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है, रूट वॉल्यूम के अंदर दो चीज़ें रहती है, बूटेबल OS प्लस स्टोरेज। इतना तो समझ रहे हो। देखो यहाँ पर अगर जाते हो, ये तुम्हारा बूट वॉल्यूम है, ये डिस्क 0 है। अगर तुम बोलोगे कि भाई मैं काम करूंगा, आई विल नॉट अटैच अनदर वॉल्यूम, what I am going to do is I will just go here and I will use my regular system। तो मैंने डिस्क के अंदर जो माउंट किया है उसको यूज़ करूंगा। तो मैं 30 GB की जगह 50 GB यूज़ कर लिया, चलो भाई तुमने 50 GB यूज़ किया, लेकिन इसके अंदर 29.66 GB हैज़ बीन यूज बाय NTFS। अगर ये पूरा भी भरा नहीं होगा, इसमें से 15 या 16 GB भी अगर भरा होगा ना, सो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर बोल रहा है ये 8 GB फ्री है, इसका मतलब 21 GB भरा है। तो 21 GB का जो डेटा है वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इफ़ यू टेक द बैकअप ऑफ दिस होल सिस्टम, तो 21 GB का स्टोरेज स्पेस वेस्ट जा रहा है तुम्हारा। क्यों वेस्ट जा रहा है, क्योंकि 10 EC2 अगर लिए तो 21 × 10 तुम्हारे 210 GB का डेटा वेस्ट गया, क्योंकि हर सिस्टम में तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है, उसमें से कुछ काम का है नहीं। वॉट यू नीड इज रिजल्ट, जो प्रोसेस हुआ डेटा उसका रिजल्ट अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड उस चीज़ के लिए हम ये वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं एंड नॉट ऑन द डिलीट ऑन टर्मिनेशन ऑप्शन। इसको अगर हमने बंद कर दिया तो डेटा रिटेन होता है, ट्रू है, लेकिन डेटा के साथ में रिडंडेंसी भी होगा। इसको मैं 8 GB के अंदर 10 मशीन को अटैच करके उनका डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर 10 मशीन का डिलीट और टर्मिनेशन बंद कर दिया ना, तो वो हर एक मशीन 30-30 GB का मेरा स्टोरेज ऐड करते जाएगा। इसके लिए यू यूज दिस फिलोसॉफी ऑफ हैविंग द एक्सटर्नल स्टोरेज। नाउ लेट सपोज ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का अब तुम्हें बैकअप लेना है, क्योंकि बैकअप इज इम्पॉर्टेंट। तो बैकअप लेने के लिए बैकअप के दो टाइप्स होते हैं। कल तुमने सवाल पूछा था कि अगर मेरा इंस्टेंस बंद हो गया तो बैकएंड में कोई स्क्रिप्ट होता है क्या। तो बैकएंड का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, और वो स्क्रिप्ट ना होने की वजह से हमको बैकअप इसका कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ता है। ऑलराइट, तो बैकअप कैसा कॉन्फ़िगर होगा, बैकअप के अंदर दो टाइप आते हैं, एक है तुम्हारा EC2 का बैकअप और दूसरा है तुम्हारा EBS का बैकअप। EBS के अंदर क्या है तुम्हारा स्टोरेज, तो ये स्टोरेज को रखेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रखेगा। नाउ लेट्स गो हियर। अब इंस्टेंस के अंदर उबंटू ले लेते हैं, विंडोज के ऊपर विश्वास ही नहीं है अपना। लेट्स गो हियर। लॉन्च दिस। इफ यू गो टू वॉल्यूम, ये परसिस्टेंट हमारा पहले का स्टोरेज, क्लिक ऑन एक्शंस, तो यहाँ पे देखो स्नैपशॉट है। तो EBS का जो बैकअप है ना, उसे बोला जाता है स्नैपशॉट। और ये स्नैपशॉट कैसा होता है, ये स्नैपशॉट पूरे सिस्टम का बनेगा। लेट्स से यू क्लिक हियर क्रिएट स्नैपशॉट, तो ये बोलेगा इस वॉल्यूम का मैं स्नैपशॉट बना रहा हूँ, इनपुट योर डिस्क्रिप्शन। सो जस्ट फॉर बैकअप देंगे फॉर स्नैप, लेट्स क्रिएट दिस। तो ये क्रिएट हो रहा है। अभी ये क्रिएट होने के बाद में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। सो देखो स्नैपशॉट के अंदर अब तुम्हारा यहाँ पर एक स्नैपशॉट क्रिएशन में लग गया, माई फर्स्ट स्नैप। तो ये माई फर्स्ट स्नैप क्या कर रहा है, ये माई फर्स्ट स्नैप उसका बैकअप ले रहा है। किसका बैकअप है ये, अब ये बैकअप है तुम्हारे वॉल्यूम का।
तो अगर ऐसा होता है कि अब तुम्हें वॉल्यूम भी नहीं स्टोर करना, तो तुम वॉल्यूम को भी डिलीट कर सकते हो, वॉल्यूम का भी बैकअप है। नाउ यू अंडरस्टैंड, 2 स्टेप का बैकअप है तुम्हारा। पहले EC2 था, तो तुम EC2 के टर्मिनेशन के लिए क्या किया, एक वॉल्यूम अटैच करके उसका बैकअप ले लिया। अब तुमने क्या किया, उस बैकअप का भी एक बैकअप बना के रख दिया। सो यू आर हैविंग एक्स्ट्रा स्नैपशॉट नाउ। ऑब्वियसली इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि अगर वॉल्यूम रखोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और अगर उधर तुम बैकअप रखोगे स्नैपशॉट में तो कम पैसा लगेगा। दैट्स द बेसिक रीज़न, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। सो इफ़ यू जस्ट रिफ्रेश दिस, अब देखो ये बैक आ गया। ये बैक आने के बाद में ये स्नैपशॉट बन गया माई फर्स्ट स्नैप, 8 GB का जैसे का वैसा स्नैपशॉट बन गया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि हम इसे डिप्लॉय भी करने वाले, तो हम यहाँ पे जाके उबंटू को कनेक्ट कर ही लेते हैं। लेट्स गो टू इंस्टेंसेस। अब मेरा उबंटू कौन सा है, बैक वाला लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने इंस्टॉल किया, उससे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर कीपैड सेम है तो बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस IP चेंज कर दो, यू आर गुड टू गो। बोलेगा कनेक्ट करो, हाँ भाई कनेक्ट कर ले। अब एक चीज़ तो सबको समझ गई, मैं हर वक्त LS करता हूँ और LS ब्लैंक होता है। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर 2-3 फोल्डर्स बना देता हूँ। अब देखो 3 फोल्डर बन गए यहाँ पर, ठीक है। लेट्स एग्जिट दिस, नाउ लेट्स गो टू द बैकअप ऑफ EC2। तो अगर तुम्हें किसी मशीन का बैकअप लेना है तो तुम्हें ये बैकअप बनाना पड़ता है, इसे बोला जाता है AMI। नाउ द थिंग इज, हमने सबसे पहले देखा था कि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करते हैं तो वो भी हमें AMI बोल रहा था, और हम जो EC2 का बैकअप ले रहे हैं ना, वो भी AMI है। दिस इज ऑल्सो AMI, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो लेट्स क्लिक ऑन बैक, एक्शंस, इंस्टेंस स्टेट, सॉरी इमेज, क्रिएट इमेज। दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम, तो बैकअप भी रियल टाइम में हो रहा है। ऑलराइट, सो my first image, and then this is having your own storage जो भी है, तो click on create image। ये बैकअप किसका हुआ, EC2 का। लेट्स गो टू AMI। यहाँ पे देखो एक नया बैकअप शुरू हो गया है माई फर्स्ट इमेज नाम से। नाउ इफ यू गो टू स्नैपशॉट, यहाँ पे तुम्हें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये माई फर्स्ट स्नैप पहले से बन चुका है। अगर तुम माई फर्स्ट स्नैप पहले नहीं बनाते तो वहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी दिखती थी कि ये उसका बैकअप बनाता है, क्योंकि बेसिकली जो AMI होता है वो स्टोरेज के ऊपर डिपेंड होता है। पहले स्नैपशॉट बनता है और स्नैपशॉट के ऊपर से AMI बनाया जाता है। तो अगर तुम्हें AMI के अंदर कंफ्यूजन हो, लेट्स गो हियर। तो अब तक हम जो AMI चूज कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे AMI के टाइप्स है। नाउ यू बिगिन टू अंडरस्टैंड इट कि तुम जो AMI यूज कर रहे थे वो क्विक स्टार्ट वाले थे। तो AMI के 3 टाइप है। पहला टाइप है माई AMI, मतलब कि जो मैंने बनाया है। तो ये 3 AMI मेरे पास करंटली है। ऑलराइट, ये 3 AMI कौन से हैं, यू हैव दिस सेंटोस AMI, ये कर्नल ट्यूनिंग का है, और ये वर्कस्पेस का है विंडोज़ के। सो यू हैव दिस कर्नल ट्यूनिंग AMI, यू हैव दिस विंडोज़ 2016 सर्वर, एंड यू हैव दिस सेंटोस AMI। तो इनके अंदर मैंने कुछ वर्किंग्स ऑलरेडी करके रखा हूँ, कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं उनको मैंने यहाँ पर ट्यून करके रखा है। क्योंकि अगर तुम्हें बिग डेटा करना है तो उसका सिस्टम, ये जो कर्नल ट्यूनिंग है ना, इसे करने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं। तो 4 घंटे तुम सिस्टम को रेडी करते हो, और उसके बाद में उसके ऊपर तुम्हें इंस्टॉलेशन चालू करना होता है, जिसके लिए और 2 घंटे लगेंगे। तो अगर कंटिन्यू बैठते हैं हम तो हमारा 6-7 घंटे का सेशन होता है। तो अब क्लाउड की वजह से हमें भी फ़ायदा हो रहा है। हम क्या करते हैं, एक सेशन लेते हैं जिसके अंदर हम कर्नल ट्यूनिंग कर लेंगे, एक बार हो गया तो हम उसका बैकअप करके रख लेते हैं। अभी अगर करंटली किसी को भी कुछ एरर आ जाता है और अगर मुझे सेशन स्टॉप करना पड़ता है, मैं क्या करूँगा, कर्नल ट्यूनिंग जो भी किया है उसका बैकअप ले लूँगा, उसका बैकअप का AMI यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, तो वहीं से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो वो पॉज एंड रिज्यूम जैसा होता है माई AMI के अंदर। देन यू हैव AWS मार्केट प्लेस, ये वो जगह है जहाँ से अपन अब तक उठा रहे थे चीज़ों को। तो हम फ्री टेयर को उठाते, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए हर टाइप का AMI,
मशीन लर्निंग चाहिए, मशीन लर्निंग के पेड EMI देखो एनवीडिया का, एंड दिस इज ऑफिशियल। ऑलराइट, तो जो भी कंपनीज यहाँ पे तुम्हें दिख रही है उनके ये ऑफिशियल EMI है। देन तुम्हें चाहिए मशीन लर्निंग के अंदर, नाउ देर आर सब टाइप्स। क्या करना है, डेटा लेबलिंग करना है, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसे सिलेक्ट करो। वो नहीं चाहिए, गो बैक टू ऑल कैटेगरीज, IoT का अलग EMI है यहाँ पे। तो जो भी टाइप तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर। देन तीसरा आता है कम्युनिटी EMI। तो कम्युनिटी EMI क्या है बेसिकली, अब हमने देखा ओपन सोर्स बहुत पहले, तो जैसा ओपन सोर्स में लोग चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज द सेम थिंग। तो इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, इसमें तुम्हारे मेरे जैसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं EMIs को। तो लेट्स से कोई बंदा है जिसने क्या किया, जिसने डेवलपमेंट किया कुछ, तो उसने एक उबंटू का सिस्टम लिया, उसके ऊपर XYZ चीज़ें इंस्टॉल किया, और वो चीज़ों के ऊपर वो अपना ऑपरेटिंग यूज़ करता है। तो वो क्या सोचता है कि लेट्स कंट्रीब्यूट दिस टू द कम्युनिटी। तो यहाँ पर ऐसा कोई अपलोड कर सकता है कम्युनिटी है, जैसा ये डीप लर्निंग का है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, उबंटू के ऊपर। इसके अगर तुम कंपोनेंट्स देखोगे तो कंपोनेंट्स भी है। पाइटॉर्च तुम इंस्टॉल कर सकते हो, टेंसरफ्लो तुम इंस्टॉल कर सकते हो, डॉकर तुम इंस्टॉल कर सकते हो। इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स भी फ्री है और इसका EMI भी फ्री है। लेकिन जिसने बनाया उसने बस उतनी मेहनत लिया कि सारी चीज़ों को एक जगह लेके आओ। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत किया, लेट्स सेव द टाइम ऑफ समवन एल्स, तो वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कम्युनिटी EMI। तो बेसिकली तुम जो बैकअप ले रहे हो वो भी EMI है। नाउ लुक, माय फर्स्ट इमेज यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मुझे EMI को लॉन्च करना है, आई जस्ट गो टू इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस में क्विक स्टार्ट की जगह माय EMI को क्लिक करना है, मुझे मेरा EMI मिल जाएगा। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये बन चुका है, इसके ऊपर क्लिक करो, लॉन्च करो। तो ये तुम्हें उसी पेज के ऊपर लेके आया, ये सेकंड पेज पे चला गया क्योंकि इसने पहला पेज स्किप कर दिया, इसने सिलेक्ट कर लिया EMI। नाउ इफ यू सिलेक्ट दिस EMI, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बैकअप से डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो दिस इज माई रिस्टोर। तो यहाँ पर मेरा जो पहले वाला फाइल सिस्टम है ना वो रिस्टोर होगा। लेट्स लॉन्च दिस। ये लॉन्च हुआ बैकअप से, रिस्टोर वाला। तो ये पहला है तुम्हारा बैक जो कि ओरिजिनल था, और ये उसका बैकअप है। तो लेट मी डिलीट दिस, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं बैक को, और ये विंडोज़ भी कब से चल रहा है, इसे भी टर्मिनेट कर देता हूँ। तो प्रैक्टिस करते वक्त अगर ऐसा क्लटर होने लगे, देखो विंडोज़ जैसा बंद हुआ, RDP ने अपने को पॉपअप दे दिया कि भैया मशीन हैज़ बीन डाउन। तो हमें क्या करना है अभी, हमें थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। तो रनिंग कर देना, इससे क्या होता है, जो वो तुम्हारा पेंडिंग, टर्मिनेटेड एक्सेट्रा जो भी कचरा होता है वो फिल्टर हो जाता है। तो ये रनिंग में अब मेरा एक ही इंस्टेंस है रिस्टोर वाला। लेट्स कॉपी दिस थिंग। नाउ दिस कनेक्शन हैज़ बीन एग्जिटेड, क्योंकि वो मशीन भी डिस्ट्रॉय हो चुका बैक वाला। सो आई इनपुट द IP ऑफ रिस्टोर नाउ एंड कनेक्ट। यस, जब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ और जब मैं LS हिट करता हूँ, देन दिस इज गिविंग मी द फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मेरा जो बैकअप था वो एक्चुअल में यहाँ पर प्रोपोगेट हुआ है। द फाइल्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द अर्लियर मशीन, इसके अंदर जो बनाई थी बैक के अंदर, वो फाइल सभी रिस्टोर के अंदर आ चुकी है। और वो रिस्टोर के अंदर कहाँ से आई, वो रिस्टोर के अंदर आई क्योंकि EMI मैंने यूज़ किया, तो EMI ने वो प्रोपोगेशन किया। नाउ लेट्स स्टडी वन थिंग कि ये EMI हो गया। EMI कहाँ पर किया मैंने, APAC में से APAC में ही किया। अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम काम कर रहे थे US के रीजन में, कल को क्लाइंट ने क्या बोला कि वी आर एक्सपांडिंग सो वी नीड टू डिप्लॉय आवर सर्विसेज इनटू द यूरोपियन रीजन। तो उसने बोला कि यूरोपियन रीजन में XYZ डेटा सेंटर है, तो वो डेटा सेंटर अपने को सही लग रहा है। सो लेट्स से कि तुम काम कर रहे थे, तुम US के रीजन में काम कर रहे थे, US ईस्ट में, और वो कल को तुम्हें आके क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई यूरोप आयरलैंड को अपने को डिप्लॉयमेंट करना है। तो अब तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क है कि अपने सिस्टम को यहाँ से यहाँ माइग्रेट करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड माइग्रेशन ना। तो माइग्रेशन का पहला स्टेप तो होता है कि EMI बनाना पड़ेगा, उसके सिवा डायरेक्ट माइग्रेशन तो होगा नहीं। तो ये मेरा EMI है फर्स्ट इमेज का। तो एक्शंस में जाना है एंड देन क्लिक ऑन कॉपी EMI।
तो ये तुम्हें पूछेगा डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है तुझे, तो तुम बोलोगे कि आई नीड टू गो टू यूरोप आइलैंड। सो यू सिलेक्टेड, तो बोलेगा भाई नाम दे दे वहाँ के एएमआई को। डिस्क्रिप्शन में ये बताता है कि ये कहाँ से कॉपी हुई है, तो ये लिखता है कि एएमआई ये नॉर्थ ईस्ट से कॉपी हुआ है। सो यू से यस, कॉपी दिस वन। सो नाउ आई हैव सबमिटेड द ऑपरेशन, डन। अब ये यहाँ से ऐड हो गया। नाउ आई स्विच द रीजन, लेट्स गो टू आयरलैंड। सर अगर ये बल्क डेटा हो तो अगर ये बल्क डेटा है तो उसके लिए वो अलग से चार्ज लेगा क्या ट्रांसफर करने के लिए? बल्क डेटा का मतलब क्या? Suppose our AMI having number of GB, so इस रीजन से अगर हम उस रीजन में उसको जैसे कि हम फोल्डर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस लगेगा? देखो चार्जेस लगते हैं इंटर रीजनल ट्रांसफ़र के, तो ये बात तो सही है कि डेटा ट्रांसफ़र होगा तो पैसे लगेंगे। दूसरी बात, अगर वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में डेटा है, तो ये एएमआई अगर यहाँ पर कॉपी हो रहा है ना, तो डेटा ही कॉपी हो रहा है। ये पूरा 8 का 8 जीबी कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि तुमने वहाँ पे जाके फाइल्स बनाया है या नहीं बनाया, अगर ब्लैंक भी है तो वो वैसे का वैसे कॉपी करता है। It will charge यस यस यस, इंटर इंटर रीजनल जो ट्रांसफ़र होता है वो चार्जेबल होता है। and one more thing is that हमने जो 8 GB जो यूज कर रहे थे कि बट वो हमने पूरे इंस्टेंसेस और रिसोर्सेज बंद करके खाली 8 GB चालू रखा था यूज कर रहे थे, उसको हमने यूज किया विंडोज में, बराबर है? तो जो उसका ऊपर का रहता है EXT जो एक्सटेंशन रहता है, करेक्ट, हम उसमें एनटीएफएस में कैसे कन्वर्ट कर दिया? हमने किया नहीं, वो एडब्ल्यूएस ने किया। खुद हो जाता है स्मार्ट सिस्टम ईबीएस है। सो व्हाट ईबीएस इज डूइंग इज वो वॉल्यूम बनाएगा। तुम बोलोगे कि चल भाई एनटीएफएस को ऐड हो जा, वो ऐड हो जाएगा। तुम बोलोगे EXT4 को ऐड हो जा, वो ऐड हो जाएगा। सो इट्स अ कंपैटिबल सिस्टम। कन्वर्ट हो जाता हाँ, तो एक्चुअली क्योंकि वो एनटीएफएस और EXT4 बेसिकली करता नहीं है, वो अपने समझने के लिए है। ये ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है, तो ये ऑप्टिमाइज्ड होने की वजह से कंपैटिबल होता है वो। तो ये अभी 8 GB स्टोर कर रहा है, तो ये कॉपी कर रहा है एक AWS डेटा सेंटर से दूसरे AWS डेटा सेंटर। सो इट इज़ कॉपीइंग, तो ये यूज़ कर रहा है AWS का इंटरनेट। ऑलराइट, AWS का खुद का जो नेटवर्क है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा था, वो नेटवर्क अब यहाँ पे काम में आ रहा है, वो नेटवर्क यूज़ कर रहा है। नाउ द थिंग इज, हमने क्या कॉपी किया AMI, लेकिन यहाँ पे स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली कॉपी हो रहा है। देखो मेरे आयरलैंड के रीजन को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है। ऑलराइट, देयर आर नो इंस्टेंसेस हियर, और इंस्टेंस वॉल्यूम ना होते हुए भी स्नैपशॉट है। तो स्नैपशॉट क्यों है? क्योंकि व्हेनेवर यू सबमिट अ रिक्वेस्ट, तो अगर स्नैपशॉट का रिक्वेस्ट रहेगा तो स्नैपशॉट बनेगा। अगर AMI का रिक्वेस्ट देते हो तो पहले स्नैपशॉट बनता है और उसके बाद में AMI बनता है। ये डिफरेंस है। स्नैपशॉट इज अ सिंगुलर एंटिटी, स्नैपशॉट के ऊपर से AMI बना सकते हो, AMI के ऊपर से स्नैपशॉट बना नहीं सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन AMI एंड स्नैपशॉट, और वो डिफरेंस है मेटा डेटा। तो AMI मतलब कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट मेटा डेटा। AMI में मेटा डेटा छोड़ के कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ जो है वो स्नैपशॉट के अंदर है। तो तुम्हारा जो 8 GB का ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्नैपशॉट कर रहा है, वो स्नैपशॉट यहाँ पर कॉपी होगा। स्नैपशॉट वंस तुम्हारा कॉपी हो जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर AMI बन जाएगा। एंड नाउ द थिंग इज, वंस यू हैव इनिशिएटेड द कॉपी ऑपरेशन, अगर तुम सीओल में जाओगे और सीओल में जाके अगर तुम डिलीट कर दोगे अपने AMI को, देन ऑल्सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अब उसका रिपोजिटरी माइग्रेट हो चुका है। So this is called as multi-regional migration because you are migrating for one region to another region. तो अगर EC2 माइग्रेट करने का है, दिस इज द वे। वॉल्यूम को माइग्रेट करने का है, दिस इज द वे। S3 को माइग्रेट करना पड़ेगा क्या? नाउ टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। विल यू माइग्रेट S3?
from anywhere. खत्म, दैट इज द परफेक्ट आंसर। S3 जो है, S3 के जब सर्विस पेन को जाते हो तब तुम्हें वहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग एनी रीजन देयर। तो अगर रीजन नहीं है देन इट इज़ अ ग्लोबल स्पेस, और ग्लोबल स्पेस को माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विल बी स्टोर्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो उसको एक्सेस कर सकते हो, नो इश्यूज। ये इसका जो रीजन है, ये रीजन स्टोरेज का है, एक्सेस का नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो या मैं भी 2-3 लेक्चर बाद अपना AWS CLI आएगा। सो व्हेन वी विल स्टडी AWS CLI यू विल अंडरस्टैंड कि इट डजेंट मैटर तुम कहो कौन से रीजन में हो, यू जस्ट कन्फिगर योर क्रेडेंशियल्स देयर एंड यू टॉक टू S3। तो S3 का बकेट कहीं भी होने दो, वो मैटर नहीं करता, S3 ग्लोबल है, वो डायरेक्टली S3 से बात करेगा और वो अकाउंट के S3 से बात करता है। सो योर स्नैपशॉट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर AMI हैज़ बीन क्रिएटेड। इस AMI के ऊपर से अगर मैं इंस्टेंस लॉन्च कर दूं, देन आई हैव सक्सेसफुली माइग्रेटेड माय इंस्टेंस फ्रॉम Seoul रीजन टू द आयरलैंड रीजन। नथिंग न्यू, यहाँ पर लॉन्च क्लिक करना है और सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। इसने देखो AMI ले लिया, AMI लेने के बाद में सारी चीज़ें। नाउ वन ऑफ द थिंग्स इज माई AMI का तुम्हारा रीजनल डिपेंडेंट सर्विस है, तो यहाँ पे बाकी के 3 नहीं मिल रहे, बिकॉज दोज 3 आर स्टोर्ड इनटू दैट रीजन। इस रीजन के अंदर ये एक ही AMI है, तो इसने ये सिलेक्ट करके रखा है माई फर्स्ट AMI, ऑलराइट। और बाकी के सारे कॉन्फ़िगरेशन ये हमें करने लगाएगा। तो AMI क्या करता है, AMI बस मेटा डेटा स्टोर करता है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये जो मेटा डेटा है ये बस पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोर करता है। इट डज नॉट इवन स्टोर इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन क्या है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि लेट से तुमको अगर AMI बनाने का है तो T2 माइक्रो के ऊपर एग्जीक्यूट करके AMI बना लो, एंड देन व्हेन योर AMI इज अप एंड रेडी, तब तुम्हें जो भी अपर ग्रेड वाला इंस्टेंस चाहिए उस इंस्टेंस को सिलेक्ट करो और उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर डिप्लॉय कर दो। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज यू आर सेविंग मनी, क्योंकि तुम कम वाले इंस्टेंस के ऊपर AMI को स्टोर कर सकते हो। AMI कहीं भी स्टोर होता है, इट्स नॉट नीडेड कि M4 लार्ज के लिए M4 लार्ज का ही AMI बनाओ। तो ये तुम्हारा स्नैपशॉट है। Now one of the things is if you go to AMI, understand the relationship here, actions पे क्लिक करने के बाद deregister आता है, तो it does not say delete, it say deregister। तो deregister क्यों बोल रहा है, क्योंकि AMIs are not created, AMIs are registered to the snapshot। हमारा पहले स्नैपशॉट बनता है और उसके साथ रजिस्ट्रेशन होता है AMI का, तो ये बस तुम डीरजिस्टर कर सकते हो। इफ़ यू गो टू स्नैपशॉट, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन तुम्हें दे रहा है, लेकिन ये डिलीट भी नहीं होगा। क्यों नहीं डिलीट होगा, क्योंकि AWS को पता है इसके ऊपर एक AMI काम कर रहा है। तो एरर दिया तुम्हें कि स्नैपशॉट दिस ID इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय AMI। तो अब एक बात याद रखो, रिसोर्सेस अब तक बहुत देख चुके हो, S3 देख चुके हो, बकेट देख चुके हो, उसके बाद में EC2 देखा है, सिक्योरिटी ग्रुप देखा है, की पेयर देखा है, और उसके बाद में AMI देखा है, स्नैपशॉट देखा है, वॉल्यूम देखा है। हर एक रिसोर्स का एक ID होता है, तो वो रिसोर्स ID को देखना सीख जाओ, क्योंकि AWS में अगर ट्रबल शूटिंग करना है देन द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू नीड इज AWS का ID, रिसोर्स ID। तो ये रिसोर्स ID के साथ खेलना शुरू कर दो। तुम अगर EC2 बना रहे हो देन उसका इंस्टेंस ID आता है, तो उस इंस्टेंस ID को देखो। AMI बन रहा है तो AMI का ID आएगा, क्योंकि ये हर जगह पे चलता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई गो हियर, इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, इसको मैंने सर्च किया, इसने डायरेक्टली मुझे रिजल्ट दिया, 1 रिजल्ट इन माई AMI। क्लिक किया, यू आर हैविंग द AMI देयर। तो अपने को जो आदत है ना, वो अपने को इंग्लिश पढ़ने की आदत है, तो वो इंग्लिश पढ़ने की आदत छोड़ दो। अडेप्ट द हैबिट ऑफ ट्रेडिंग द टेक्निकल लैंग्वेज। तो टेक्निकल लैंग्वेज मतलब अल्फा न्यूमेरिक पार्ट थोड़ी करना है पूरा का पूरा, यू डोंट नीड टू रट्टा इट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन यूज दिस ID टू कॉन्फ़िगर माई इंस्टेंस, आई कैन यूज दिस थिंग टू डू अ सर्टेन ऑपरेशन। अभी देखो, अगर वॉल्यूम में मैं जाता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम बोलता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, लेट्स से आई क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम, जनरल पर्पस वगैरह लिया। नाउ इफ आई गो टू स्नैपशॉट, इतने सारे आ गए। अब भाई मेरे इंस्टेंस के अंदर भी एक स्नैपशॉट है, लेकिन ये मुझे इतने क्यों दे रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल स्पेस है, ये कम्युनिटी ने इतने स्नैपशॉट अपलोड करके रखे हैं, तो वो मेरे एक्सपोजर के लिए है।
क्योंकि AWS ऑल्सो बिलीव्स इन ओपन सोर्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट में जाना है, स्नैपशॉट का आईडी कॉपी करना है, वॉल्यूम में जाना है, क्रिएट वॉल्यूम, एंड आई इनपुट द स्नैपशॉट आईडी हियर। अब ये ढूंढेगा कि वो स्नैपशॉट कहाँ पर है। ऑलराइट, सो यू नीड टू लर्न टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। ये जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें ये चीज़ों का यूज़ समझेगा नहीं। ऑलराइट, माइट बी जोन का प्रॉब्लम होगा। तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चलेगी तुम्हारी। हर जगह पर तुम्हें आईडी लगने वाला है, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी लगेगा, आगे की सारी चीज़ों में आईडीज लगेंगे। तो इसका पहले से अगर आदत डाल लोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब जब डिलीट करना है, सबसे पहले इसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा। सो यू गो हियर, यू डी रजिस्टर दिस, कंटिन्यू, go to snapshot. Now your snapshot will be deleted without any errors. तो अब ये डिलीट हो गया। दिस इज योर क्लीनिंग अप ऑफ द रिसोर्स। हम कहाँ पर थे, हम आयरलैंड में थे। लेट्स कम बैक टू सियोल। नाउ वी आर इनटू सियोल। ये हमारे इतने सारे AMI बन चुके हैं। देखो इसने स्नैपशॉट बना लिया था एक्स्ट्रा वाला। सो लेट्स क्लिक दिस थिंग, इसको डिलीट करते हैं। ये भी नहीं होगा शायद से, इसका AMI है। तो ये बोल रहा है कि भाई इसका AMI पहले डिलीट कर। सो यू नीड टू गो टू AMI एंड देन यू नीड टू डिलीट योर AMI। जिस AMI को डिलीट किया उसका स्नैपशॉट ऑटोमेटिक कम हो गया। पहले यहाँ पर 5 थे, अब यहाँ पर 3 है, क्योंकि वो जो AMI डिलीट हुआ ना उसने अपने साथ में उसको भी लेके गया, स्नैपशॉट को। फिर गो टू इंस्टेंसेस। अब यहाँ पर मेरा एक ही इंस्टेंस रनिंग है, रिस्टोर वाला। बाकी सारे के सारे इंस्टेंसेस मेरे डाउन हो चुके हैं। वॉल्यूम्स के अंदर भी वॉल्यूम्स होंगे, उनको भी क्लियर कर लेना है। ये देखो, ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाले अवेलेबल में चले जाते हैं। तो जब हम डिलीट ऑन टर्मिनेशन करते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इंस्टेंस को और क्लोज कर देते हैं। क्योंकि हर बार क्या होता है, इंस्टेंस टर्मिनेट होता है तो वॉल्यूम भी जाता है, बट इट डज नॉट हैपन इन दिस सिनेरियो। यहाँ पे तुम्हें इसको टर्मिनेट करने के बाद भी एक बार EPS वॉल्यूम को देखना ज़रूरी है। सो लेट्स ट्राई दिस। उसके बाद में तुम्हें अगर कोई क्वेरीज वगैरह होंगे देन यू कैन आस्क देम, तो हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं लेटर ऑन। अभी कोई क्वेरीज है तो बता दो।